ये सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था एक लड़की को जिसका की गला किसी ने पकड़ के रखा हुआ था और उसी वजह से वो सही ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था और जिसने पकड़ के रखा हुआ था कुछ समय बाद उसे रिलीज कर देता है और अपने आप को देखता है और सोचता है ये हो क्या रहा है और ये कौन है। और तभी वो लड़की उस लड़के को धक्का दे देता है जिसके वजह से वो दूर जाके घिसटते हुए पीछे पड़ता है। लेकिन फिर भी वो सोच रहा था क्या ये एक ड्रीम है, मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन ये ड्रीम बहुत ही रियल फील हो रहा है। फिर सडनली उसके सर में दर्द होने लग जाता है और कहता है कि मेरा सर फटे जा रहा है। फिर उसे कुछ मेमोरी याद आता है जो कि उसी का ही मेमोरी था और सोचता है ये तो इस बॉडी का मेमोरीज है। फिर तभी उसके गर्दन में एक तलवार आ जाता है और वो लड़की कहता है जबकि हमारे बीच में जो चैलेंज हुआ था वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो और खत्म होने के बाद मेरे ऊपर अटैक कर दिए और तो तुमने तो मुझे नीचे ही गिरा दिया था और मेरे गले को पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन मेनकाइडो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज था और वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। और वो लड़की कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पर मजाक मत करो। और तभी साइड में एक और लड़की था जो कहता है जूनियर ब्रदर तुम हार मान जाओ, सीनियर सिस्टर तुम्हें कितनी बार कह चुके हैं वो तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम्हारे साथ लड़ाई में तुम 2 बार लगातार हार चुके हो, लेकिन तुम अभी प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ऐसा मत कहना है कि तुम्हें बहुत ही शर्म आ रहा है इसलिए तुम यहाँ पर कुछ नहीं जानने की प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन वो लड़के को तो सच में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो कहता है लेकिन मैं कब कहा मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। फिर वो पिंक वाले वाली लड़की कहता है तुम बहुत ही सेमलेस हो, तुम्हें अभी शर्म आना चाहिए, ये सब कुछ होने के बाद भी अभी भी तुम प्रिटेंड कर रहे हो कुछ नहीं जानने का। फिर दूसरे वाला लड़की कहता है जूनियर सिस्टर चलो यहाँ से चलते हैं, इसे बोलने का कुछ भी फायदा नहीं है, हम यहाँ पर जितना देर खड़े रहेंगे हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। फिर वो दोनों एक स्वॉर्ड में खड़े होकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें वो लड़के को दिखाते हैं जो कि हमारा ये मानवा का मेन कैरेक्टर था और सोच रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, और मुझे ये ड्रीम की तरह लग भी नहीं रहा, ये तो मुझे पूरा रियल लग रहा है, मेरे पूरा 5 सेंसेस काम कर रहे हैं। जब वो उसका तलवार मेरे गर्दन में रखा हुआ था मैं बहुत ही हीट एनर्जी फील भी कर रहा था उसके तलवारों से। फिर तभी उसके मुंह से खून आ जाता है। फिर उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है और उससे पता चलता है कि वो एक गेम के वर्ल्ड में आ चुका है जिसका नाम है स्वॉर्ड इमोर्टल लेजेंड, जो कि वो खेला करता था। और अभी भी वो जिस लड़की के साथ लड़ाई कर रहा था उसका नाम था निंग यान और वो इस गेम का फीमेल लीड था। और ये सब जानने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है और वहीं पर चारों तरफ घूमते हुए सोच रहा था ये बहुत ही बुरा हुआ। जहाँ तक मुझे याद है इस समय मैं जिस बॉडी में हूँ उसका नाम है क्विंग यांग है, जो कि बार बार निंग को चैलेंज करता है और हारता भी है। और उसी के बाद मेरे वजह से निंग और सीनियर ब्रदर क्विंग सेंग दोनों साथ में आ चुके थे। फिर जब मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुका था कि मैं एक डेमन हूँ, इसके बाद खुद निंग ने मुझे मारा था ग्रैंड स्काई रियलम कंपटीशन में, जो कि अभी से आधे साल बाद होने वाला है। लेकिन क्यों मैं इस अनलकी एनफिस में ट्रांसमाइग्रेट कैसे हो गया? लॉजिकली मुझे प्रोटेक्ट होना चाहिए था ये गेम का ली जियाओ याओ, ये बहुत ही अनलकी है। मेरा ओरिजिनल लाइफ में जब मैं ये गेम को खेल रहा था तब मैं बहुत सारे प्लॉट को स्किप करा हुआ था क्योंकि मुझे मेन जो प्लॉट है उसमें खेलने का बहुत ही मजा आता था और ये साइड कैरेक्टर एनपीसी को मैं देखता भी नहीं। थैंकफुली मैं ऑलमोस्ट गेम को फिनिश कर चुका था। मुझे अभी भी याद है आगे क्या क्या मेजर इवेंट होने वाला है और इसी नॉलेज की वजह से मैं आगे जाके एक पावरफुल कल्टिवेटर बनूंगा। फिर उसी वक्त उसके साइड में एक लड़की आ जाता है जो कहता है जूनियर ब्रदर है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है लियाओ जिन और ये भी लियूसु पीक का आउटर डिसिपल है। फिर मेनकाइडो कहता है लियाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे अभी याद आया इस एनपीसी के बारे में। ये एनपीसी अभी मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है लेकिन अंदर ही ये मुझे मारना चाहता है और ये असली में क्वीन सेंग को पसंद करता है, लेकिन मुझे दिखाता है कि वो मुझे पसंद करता है। और ऐसे ही एक रात को जब निंग ने मुझे पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका था और मेरा याददाश्त भी खो चुका था और उसी रात को ये लियाओ जिन मेरे पास आया था और मेरा याददाश्त खोने का एक्सक्यूज लेके मेरे अंदर से पूरी तरीके से एनर्जी को चूस लिया था। फिर कुछ टाइम बाद उसी एनर्जी को वो क्वीन सेंग को ट्रांसफर कर दिया था जिसके वजह से क्वीन सेंग का लेवल 2 स्टेज और भी बढ़ गया। फिर तभी लियाओ जिन गिरने का एक्टिंग करता है और कहता है जूनियर ब्रदर है प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से हट जाता है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था लेकिन वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता और कहता है जूनियर ब्रदर है आप मुझे पकड़े क्यों नहीं, आपकी वजह से मेरा पिछवाड़ा बहुत दर्द कर रहा है और इसी को आप कैसे रिपेयर करोगे बताओ। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है सिस्टर लियाओ मैं एक आदमी हूँ और आप एक औरत हो और एक आदमी औरत को छूना नहीं चाहिए, अगर मैं आपको छू लेता तो फिर आपका रेपुटेशन भी नीचे गिर जाता, इसलिए आपको यहाँ पर खुद ही उठना पड़ेगा और अपने घर पर जाके मेडिसिन लगाना पड़ेगा, तब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और ऐसा कह के वहाँ से भाग जाता है और कहता है मेरे पास कुछ काम है जो कि मुझे करना है इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और पीछे से लियाओ जिन उसे बुलाता ही रह जाता है जूनियर ब्रदर प्लीज रुक जाओ, मैं अकेले खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, प्लीज मुझे उठा लो। फिर मेनकेट वहाँ से जाने के बाद वो कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा और मैं इस क्विंग यांग को नहीं पकड़ पाया तो फिर मैं जाके सीनियर ब्रदर क्वीन सेंग को क्या बताऊंगा, नहीं 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 मुझे कुछ ना कुछ करके उसको पकड़ना ही पड़ेगा और उसका सारा एनर्जी लेना ही पड़ेगा। और वहाँ से वो खड़ा होके वो चला जाता है। फिर हमें दूसरे तरफ मेनकेट के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने डोरमेटर में आ चुका था और हम लोगों को बताता है वो एक आउटर डिसिपल है लियूसु पीक
का और मेरे पास कोई भी टोकन नहीं है ये स्काई रियलम को छोड़ के बाहर जाने की, और जब तक मेरे पास वो टोकन नहीं है तब तक मैं इस बैरियर से बाहर नहीं जा सकता, और वो टोकन को लेने के लिए मुझे टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर वो अंदर जाके बेड पर बैठ जाता है और कहता है अगर मैं ये स्काई रियलम को छोड़ के नहीं जाऊंगा तो फिर मैं प्रोबेबली आधे साल के बाद निंग के स्वाड के हाथों मारे जाऊंगा। और निंग अभी ऑलरेडी थर्ड स्टेज ऑफ कंडेंसिंग वेन रियलम पर आ चुका है और मैं अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रियलम में हूँ, और मुझे इतना तक याद है आगे जाके उसका लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन मेरा लेवल फिर भी एक यूजलेस क्यूआई रिफाइन पर ही अटका रहेगा। लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं चलेगा, जबकि मैं इसके बॉडी में आ चुका हूँ, मेरे पास अपना दिमाग है, इसलिए मैं जैसा न ऐसा करके स्काई रियलम को छोड़ के बाहर जाऊंगा, ये वर्ल्ड में एडवेंचर करूंगा और पूरी तरीके से एक्सपीरियंस गेन करूंगा। और तभी लियाओजिन वहाँ पर आ चुका था उसके गेट के सामने और कहता है जूनियर ब्रदर है, और मेनकट इसको देख लेता है और कहता है डैम इट, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। फिर लियाओजिन कहता है जूनियर ब्रदर मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ सीनियर सिस्टर आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, और मैं भी उनसे कम अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं भी बहुत ही सुंदर हूँ, क्यों ना तुम सीनियर सिस्टर को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। लेकिन इसके बात को सुनने के बाद मेनकट का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है और सोच रहा था तुम यहाँ पर सीधे सीधे बोल नहीं सकते, तुम यहाँ पर मेरा एनर्जी को चूसने के लिए आए हो। लेकिन लियाओजिन दरवाजे को बंद कर देता है और फिर उसके पास धीरे धीरे चलते हुए जाता है और कहता है क्यों ना तुम मुझे एक मौका दो तुम्हें खुश करने का। और एक बात आपको पता है मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। और मेनकट को इसका चार्म का असर भी हो रहा था और सोच रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं सडनली बहुत ही उसका क्लोज पा रहा हूँ, जैसे कि वो मेरे से बहुत ही क्लोज है। फिर लियाओजिन उसके पास आ जाता है और कहता है कि लुक देखो तुम्हारा बॉडी भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ है ना। लेकिन अभी भी मेनकट कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका जादू उसके ऊपर हो चुका था, लेकिन वो भी मन में सोच रहा था ये ऐसी बात नहीं है, मेरा बॉडी बहुत ही अजीब तरीके से फील हो रहा है। फिर जियाओलिन उसके ऊपर लेट जाता है और उसे सुला देता है बेड पर और कहता है जूनियर ब्रदर आपको क्या हो गया, आपका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका है टमाटर के जैसा, आप चाहो तो मेरे कमर को पकड़ भी सकते हो टाइट से। और मेनकट का हाथ उसके तरफ आ भी रहा था, लेकिन वो बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और लियाओजिन सोच रहा था अभी कुछ ही स्टेप बाकी है इसका एनर्जी को चूसने का, इसलिए वो और भी फास्ट जाता है उसका। और वो कहता है कि बहुत ही अच्छा और थोड़ा आगे आ जाओ और मुझे कस के पकड़ लो। लेकिन मेनकट उसे एक मुक्का मारता है और उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और उसी मुक्के से लियाओजिन दूर जाके दरवाजे में टकराता है और नीचे गिर जाता है। फिर मेनकट भी सोच रहा था अच्छा हुआ मैं इस कुट्टी के कंट्रोल से बाहर आ गया, और मेरे हाथों में ये क्या फ्लो हो रहा है, क्या ये कल्टीवेशन पावर है यू वर्ल्ड का। अभी मैं समझ गया ये जिसका बॉडी है वो एक्चुअल में एक डिमन डॉग है और वो अभी अभी एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हाँ ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर होने के बाद भी अभी भी मैं क्यूआई रिफाइन स्टेज पर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पावर फाउंडेशन स्टेबलिश स्टेज के बराबर है। फिर हमें वो लड़की को दिखाया था, वो खड़े होते हुए कह रहा था जूनियर ब्रदर है क्या आप पागल हो चुके हो, आप ये क्या कर रहे हो। और मन में सोच रहा था ये बंदा ये एक कचरा माना जाता है हमारे सेट में, जो कि अभी भी फर्स्ट स्टेज ऑफ क्यूआई रिफाइन में है 2 साल कल्टिवेट करने के बाद भी, और मैं जो कि फाउंडेशन स्टेबलिश के पीक पर आ चुका हूँ, वो मुझे चोट किसे पहुंचा सकता है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और उसके बाद मेनकट उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है सिस्टर लियाओ मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ बाहर साइड कि मैं आपको टच करना नहीं चाहता हूँ और आपके रेपुटेशन को नीचे गिराना नहीं चाहता हूँ, और उसके अलावा ये मेरा रूम है और मैं ओरिजिनली मेरे डोर को क्लोज किया था, लेकिन आप मेरे बिना परमिशन में मेरे रूम के अंदर आ चुके थे, ये गलत बात नहीं है। लेकिन लियाओजिन कहता है जूनियर ब्रदर मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, आपको तो पता ही होगा। फिर मेनकट उसके पोल को खोलते हुए कहता है अच्छा तो फिर तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे ऊपर स्पेल का यूज क्यों किए, अपने चार्म को यूज करके मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हो है ना। और ये बात जाके उससे पूरा डायरेक्ट हिट होता है और मन में सोचता है वो मेरे इल्यूजन को कैसे देख सकता है, ये तो एक वेस्ट है जो कि क्यूआई रिफाइन स्टेज पर अभी भी है, इसके पास तो इतना पावर होना भी नहीं चाहिए। फिर हमें वो दरवाजे के बाहर साइड दिखाया जाता है जहाँ पर अंदर से आवाज आ रहा था तुम ये क्या कर रहे हो, वेट वेट मेरा कपड़ा। फिर हमें दिखाया था उसके कपड़े को मेनकट लेता है और बाहर फेंक देता है और कुछ समय बाद उसे भी लेता है और लात मार के बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद डोर को बंद कर देता है और कहता है कि बस काम खत्म हो गया, तुम यहाँ पर आए थे मेरे एसेंस को चूसने के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अभी देखना मैं आगे जाके तुम सभी को सरपास करूंगा और ताकतवर बनूंगा। अभी भी मुझे ये प्लॉट का पूरी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो डिमन एसेंस है वो बहुत ही प्रीशियस होता है, जो भी इसको ले लेता है उसका स्टेज बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसके वजह से मेरा मौत तो नहीं होता, लेकिन मेरा पूरी तरीके से एनर्जी गायब हो जाता है। और इस सबको देखने के बाद मुझे अभी एहसास हो रहा है मैं कितना प्रीशियस हूँ, है ना। फिर हमें कुछ समय बाद मेनकट को दिखाता है जो कि छुप छुप के एक जंगल के अंदर आ चुका था और चारों तरफ देख रहा था और कहता है यहाँ पर भी सेफ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ मुझे पता है यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है और ये गेम का सेटिंग है, लेकिन ये बैरियर तो गेम में लगा हुआ था, क्या पता एक असली जिंदगी में ये बैरियर हो ही ना। अगर मैं ये बैरियर से निकल जाता हूँ तो फिर मैं बिना पीछे मुड़े आगे जितना जल्दी हो सके भाग जाऊंगा और ताकतवर बन के वापस आऊंगा। लेकिन वो जैसे ही दौड़ते हुए जा रहा था तभी बैरियर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और सोचता है हाँ मुझे पता ही था ये स्काई रियलम है, यहाँ
यहाँ पर कोई भी ऐसे भाग नहीं सकता और अंदर नहीं आ सकता। और तभी उसके आगे कोई लड़की आ रहा था और वो बैरियर को आराम से पास कर लेता है। फिर मेनकड़े के पास आता हुए कहता है कि क्विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मेनकड़े वो लड़की को देखता है और वो लड़की का नाम था झेंग क्विंग और ये भी एक आउटर डिसिपल है लिव सुइसेड का। फिर वो लड़की पूछता है क्या तुम इस माउंटेन से भागने की कोशिश कर रहे थे। और मेनकड़े बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है और कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर घूम रहा था और आसपास देख रहा था। मैं बहुत ही थक चुका था घर पर बैठे बैठे, इसलिए थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ पर घूम रहा था। और वैसे सिस्टर झांग ऐसा लगता है कि आप मिशन करके आ रहे हो। फिर वो लड़की कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं एक मिशन में गया हुआ था लेकिन रास्ते में ही मुझे न्यूज मिला कि तुम्हारा और निंग का लड़ाई होने वाला है और इसी वजह से मैं वापस आ गया। क्योंकि अगर मैं ये न्यूज को लिखता हूँ और मार्केट में सेल करता हूँ तो ये बहुत ही महंगे प्राइस में सेल होगा और वैसे भी मेरा जो मिशन था वो कभी भी हो सकता है वापस जाके। फिर मेनकड़ा कहता है क्या ये न्यूज आधे दिन के अंदर ही फैल चुका है। और वो लड़की कहता है हाँ ये न्यूज आपकी तरह सभी जगह फैल चुका है, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। मैं जब माउंटेन में वापस आऊंगा तब मैं पहले आपके साथ टकराऊंगा। और फिर मेनकड़े भी सोच रहा था आज का दिन बहुत ही बुरा है मेरे लिए। पहले तो उसके साथ लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद लियाओ जिन मेरे पास आ गया मेरे एसेंस को चुराने के लिए। फिर उसके बाद मैं ये सेट को छोड़ के जा भी नहीं पाया बाहर। फिर उसके तुरंत ही बाद ये लड़की के साथ मेरा टक्कर हो गया। फिर वो लड़की पीछे से कह रहा था जूनियर ब्रदर है आप सच सच बताना, आप सीनियर सिस्टर निंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते ना, लेकिन आप दिखाते हो कि आप लाइक करते हो उससे। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप बहुत ही जेलस करते हो सीनियर ब्रदर क्विंग संग से और उसी की वजह से आप सीनियर सिस्टर निंग को प्रपोज करते हो उसे चिढ़ाने के लिए। ये सच बात है ना। और आपको ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ सीनियर सिस्टर निंग भी क्विंग संग को खास पसंद नहीं करते, वो सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं जिससे बाकी सब डिसिपल को ट्रीट करते हैं वैसे। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है मैं कैसे सीनियर सिस्टर निंग को पसंद कर सकता हूँ, उसके और मेरे बीच में बहुत ही गैप है। हम दोनों ही ये स्काई रियलम में रहते हैं लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में एक माउंटेन के जितना गैप है और मैं बहुत ही मुश्किल से सीनियर सिस्टर निंग को भी देख पाता हूँ, मुझे देखने का मौका भी नहीं मिलता। फिर लड़की कहता है लेकिन मुझे लास्ट टाइम याद है जब आप सीनियर सिस्टर को मिले हुए थे तब वहीं पर ही आप सीनियर सिस्टर को चैलेंज कर दिए और ये भी बोल रहे थे अगर ये कंपटीशन में मैं जीत जाता हूँ तो फिर मैं सीनियर सिस्टर निंग को मेरा वाइफ बना दूंगा। और मैं भी वहाँ पर था, मैं अपने खुद के कानों से ये सब बात सुन रहा था। और सीनियर सिस्टर निंग बहुत ही पावरफुल है अभी भी और आधे साल के अंदर ही अंदर वो गोल्डन को स्टेज पर ब्रेक थ्रू भी कर देंगे, इसलिए वो एक सीनियर सिस्टर नहीं बल्कि एक ट्रू सीनियर सिस्टर है। और उसके अलावा उनको सेक मास्टर के द्वारा एक टाइटल भी मिलने वाला है आगे जाके, लॉर्ड यूहा, इसलिए आगे जाके तुम उनको लॉर्ड यूहा बुलाना। फिर मेनकड़ वहाँ पर बहाना बनाते हुए कहता है मैं तो उस दिन बहुत ही पी चुका था इसलिए मैं कुछ भी बकवास कर रहा था और मन में सोच रहा था ये बॉडी का असली मालिक यानी हे क्विंग यांग ये बिल्कुल ही बेवकूफ है, अपना खुद का लेवल बहुत ही कमजोर है लेकिन फिर भी जाके बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ पंगा ले रहा है। फिर लड़की आके मेनकड़ के साथ चिपक जाता है आप सच सच बताना मुझे आपका और सीनियर सिस्टर निंग का कुछ ना कुछ तो बैक स्टोरी होगा ही, आप दोनों कैसे एक साथ मिले, आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है और आप उनको कैसे पसंद करने लगे, क्या आप मुझे ये बता सकते हो। अगर आप ये सब कुछ मुझे बताते हो तो फिर मैं आपको 3 लो ग्रेड फ्री स्टोन भी दूंगा। तो फिर मुझे बताओ आपका बैक स्टोरी के बारे में, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर कुछ समय बाद मेनकड़ का वो पीछा करते करते मेनकड़ के घर के पास आ जाता है लेकिन मेनकड़ उसका पीछा छुड़ाने के लिए कहता है सीनियर सिस्टर झांग मुझे अभी भी याद आया मैं एक मेडिसिनल सूप बना रहा था और मैं उसको आधा छोड़ के यहाँ पर आया हूँ तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। और ऐसा कह के वहाँ से निकल जाता है भागते हुए, लेकिन वो भी इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं था उससे, इसलिए वो भी उसके पीछे भाग जाता है और कहता है जूनियर ब्रदर है वेट मैं भी आता हूँ आपका मदद करने के लिए और हम दोनों पड़ोसी है इसलिए मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मेरा घर भी उसी तरफ है। और मेनकड़ कहता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, मैं भी ना कितना वाला पागल हूँ, मैं तो भूल ही गया था तुम मेरे पास ही रहते हो। और मन में सोचता है अभी फिर से मुझे पकाएगी रास्ते पर। और रास्ते में जाते हुए कहता है वो लड़की एक्चुअली मेरे हिसाब से आपके पास प्योर एनर्जी तो है, अगर आप अपने आलस फोन को दूर करके प्रैक्टिस में लग जाते हो तो फिर आप जरूर से ब्रेक थ्रू कर दोगे और बहुत ही पावरफुल बन जाओगे और 3 साल के अंदर आप निंग से चैलेंज भी कर सकते हो। और इधर मेनकड़ सोच रहा था मैं आगे 6 महीने जिंदा रहूंगा कि नहीं पता नहीं, मुझे ये बोल रहा है 3 साल। फिर वो लड़की कहता है जूनियर ब्रदर है तुम्हें पता है सेक्ट मास्टर ने निंग को एक प्राइज दिया है, अगर आप आगे जाके निंग के साथ रहना चाहते हो तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके उनके जैसे ही प्राइज लेना पड़ेगा सेक्ट मास्टर से, उसके बाद तुम और भी ताकतवर हो सकते हो। फिर मेनकड़ भी उससे शुक्रिया अदा कहता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सब एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ मेरे बीच और निंग के बीच में कोई फीलिंग नहीं है, मेरे उसके बीच तो बहुत ही बड़ा गैप है जो कि मैं कभी भी पार नहीं कर सकता और मैं तो एक साधारण सा आउटर डिसिपल हूँ। फिर वो लड़की के उससे पूरा चिपक जाता है जैसे कि वो कोई डॉल हो और कहता है ऐसी बात मत करो, निंग यहीं पर रहता है और तुम भी यहाँ पर रहते हो, अगर आगे जाके मौका मिलेगा तुम दोनों साथ में भी आ सकते हो। मैं ट्रूली होप करता हूँ कि तुम्हारे बीच में और उनके बीच में आगे जाके कुछ प्रोग्रेस हो। और मेनकड़ भी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ चुका था। फिर उसे कहता है बाय द वे तुम अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे ना, मैं जब आ रहा था अभी छुपा मत तुम मुझे बता दो। और मेनकड़ भी मान जाता है और कहता है हाँ मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। फिर वो लड़की कहता है मुझे अभी याद आया तुमने तो कभी भी कोई भी मिशन नहीं लिया है मिशन हॉल से,
से, लेकिन अगर तुम 4 मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो फिर तुम ये माउंटेन से नीचे जा सकते हो और फ्रीली घूम सकते हो। फिर मेनकट कहता है हाँ मैं यही प्लानिंग कर रहा था, मैं मिशन हॉल में जाके मिशन को उठा लूंगा करने के लिए। जैसे ये बात सुनता है वो लड़की वो घूर घूर के देखने लग जाता है मेनकट को, क्योंकि वो सब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और मेनकट पूछता है सीनियर सिस्टर आप ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? फिर वो बताता है तुम बहुत डिफरेंट लग रहे हो आज, क्योंकि तुम कभी भी मिशन हॉल नहीं जाते हो। मैं जब भी तुम्हें मिशन हॉल का नाम लेता हूँ तुम कोई बहाना बना के यहाँ से निकल जाते हो, लेकिन आज थोड़ा तुम कुछ अलग ही लग रहे हो। और मेनकट तो पसीना छूट गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुका है और ये बॉडी में मैं दूसरा आदमी हूँ उसे पता चल चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लड़की कहता है क्या ये लव का पावर है? ये सब कुछ तुम निंग की वजह से कर रहे हो है ना? और मेनकट पूरा सुन हो जाता है और कहता है हाँ आप सही कहा, मैंने बहुत सोचा रात भर, उसके बाद मुझे पता चला अगर मुझे ताकतवर होना है तो फिर मुझे मिशन करना ही पड़ेगा और बाकी सब भी मुझे ध्यान से करना पड़ेगा ताकि मैं और भी ताकतवर हो सकूं। फिर जाते जाते शाम हो जाता है और अपने डॉर्मेट्री में आ चुके थे और उन दोनों का घर पास ही था, इसलिए वो दोनों यहीं पर ही अलग हो जाते हैं। वो अपने कमरे में चला जाता है और मेनकट भी अपने कमरे में चला आता है और कहता है चलो फिर ठीक है अभी सोचते हैं आगे क्या करा जाए। लेकिन जैसे ही अपने रूम के अंदर पैर रखता है वो एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सोचता है मैं तो भूल ही गया था ये बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक डिमोन डॉग था जो कि अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर था और इसी को अभी होना था क्योंकि मैं अभी स्काई रियलम पर हूँ और ये पूरा का पूरा स्काई रियलम टेरिटरी में बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो फिर मेरा बचना तो नामुमकिन हो जाएगा और मेरा वॉइस भी नहीं निकल रहा है, मैं ह्यूमन लैंग्वेज बात भी नहीं कर सकता हूँ अभी, मैं बहुत ही अनलकी हूँ सच में। फिर अपने कपड़े को भी अपने रूम में लेके आ रहा था और कहते अभी तक तो कोई देखा नहीं, इसलिए मैं चुपचाप यहीं पर ही बैठता हूँ और इंतजार करता हूँ। मैं जब फिर से ट्रांसफर हो जाऊंगा ह्यूमन में तभी जाकर मैं बाहर निकलूंगा। और मैं जब से ये गेम के दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ मैं इस दुनिया में खाया भी नहीं हूँ कुछ, मुझे बहुत ही भूख लग रहा है। फिर तभी पीछे से कोई आता है और कहता है कि क्या ये तो एक स्पिरिट बिस्ट है। फिर हमारा मेनकट सोचता है ये वॉइस तो निंग का है। फिर हमें दिखाता है निंग को जो कि वहीं पर ही आ चुका था और वो कहता है कि क्या तुम एक स्पिरिट बिस्ट हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो जूनियर डिसेबल की डॉर्मेट्री है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था और तुम्हारा लगता है कि कोई मास्टर भी नहीं है, तुम्हें पता है ना ये बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर कोई तुम्हें देख लेता है तो फिर तुम्हें किल भी कर सकते हैं। और मेनकट तो इसको देख के पूरा कांप रहा था क्योंकि उसे पता था अगर मेरा असली सच्चाई इसको पता चल गई तो फिर मेरा गेम यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। फिर निंग का नजर वो ड्रेस पर जाता है जो कि हमारा मेनकट का था और वो गुस्सा करता है और कहता है ये कौन सा जूनियर का रूम है जो कि अपने ड्रेस को भी यहाँ पर फेंका हुआ है। फिर निंग हमारा मेनकट से पूछता है क्या तुम भूखे हो? तुम्हें देखकर लगा है कि तुम्हें बहुत ही भूख लगा है, चलो फिर मैं तुम्हें कुछ देता हूँ खाने के लिए। और मेनकट तो पूरा मजा ही कर रहा था उसके गोद में क्योंकि उससे बहुत ही अच्छे खुशबू आ रहा था उसके शरीर से और सोचता है कि निंग बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, मैं सच में चाहता हूँ एक बाइट इसका लेने के लिए। निंग के पास जेट स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं इसका एक बाइट भी ले लेता हूँ उसके एसेंस को तो फिर मेरा कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर से उसे रियलाइज होता है वो कितना कमजोर है और कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इसके साथ लड़ाई भी नहीं कर सकता। फिर निंग पूछता है तुम्हें क्या हो गया लिटिल पपी? और फिर मेनकट सोचता है क्या लिटिल पपी? फिर उसके तरफ देखता है और कहता है क्या ये वही निंग है जो कि मैं जानता था, क्योंकि पिछले बार जब हमारे बीच में लड़ाई हुआ था उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी इसी समय मुझे खा जाएगा, लेकिन अभी वो कितना प्यारा सा शकल सा बना रहा है। फिर निंग आके उसके माथे में किस करता है और कहता तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा सिस्टर यहाँ पर है तुम्हारा हेल्प करने के लिए। और मेनकट भी पर शर्मा जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है? फिर निंग बोलता है कि मास्टर ने मुझे कुछ देते हुए कहा था कि ये चीज लेके लिवसू पीक का अंकल के पास पहुंचा दो, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया मेरा मुलाकात तुम्हारे से एक लिटिल पपी से हो गया। तुम सच में बहुत ही क्यूट हो, तुम पहली नजरों में ही मुझे अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। एक मिनट यहाँ पर खड़े रहो, मैं तुमको पोंछ देता हूँ। फिर एक कपड़ा लेता टॉवल को और उसके हाथ को पोंछने लग जाता है और पोंछते हुए उससे प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ही क्यूट हो और एक लिटिल पपी हो, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत ही गंदा है, रुको यहाँ पर मुझे क्लीन करने दो तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर। वहीं पर ही उसे क्लीन करने लग जाता है और कंघी भी उसका करने लग जाता है। और मेनकट सोच रहा था ये कैसा जिंदगी है, मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही जिंदगी चाहता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी निंग को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जिस निंग को जानता था वो बिल्कुल ही डिफरेंट है इससे, और ये अभी मुझे बेबी भी कहा जैसे ही कोई मैं उसका बच्चा हूँ। फिर निंग हमारे मेनकट के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ? जूनियर ब्रदर है ने मुझे चैलेंज किया फिर से, जैसे कि एक्सपेक्ट था मैं ही जीत गया, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन है, अजीब इंसान है। सभी लोग बोलते हैं वो मुझे लाइक करता है, लेकिन आज जब मैं उसके साथ बात कर रहा था मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो मुझे लाइक करता है। और यहाँ पर जो कि मेनकट कुत्ते में बदल चुका था वो सोच रहा था कि ये मेरे बारे में यहाँ पर बात क्यों कर रहा है। फिर निंग मेनकट उठाते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बात बोलूं, मैं जूनियर ब्रदर है को डिसलाइक नहीं करता, लेकिन वो भी नहीं मान रहा है कि मुझे वो लाइक करता है। छोड़ो, तुम्हारे साथ बात करने से कोई फायदा नहीं है, तुम तो एक लिटिल पपी हो, तुम्हें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन मेनकट को सब कुछ समझ में आ रहा था। फिर अपने पूंछ को
को लेता है, अपने प्राइवेट पार्ट को छुपा लेता है, क्योंकि समझ सकते हो क्या हो चुका था उसका। और हमने सोचा था ये बहुत ही एम्बेरेसिंग है, मुझे बहुत ही सारा मार रहा है, मैं अभी पूरा नंगा हूँ, वो भी निंग के सामने। लेकिन वो जैसे छुपाता है, निंग कहता है मुझे ही एक्सपेक्ट नहीं था, तुम बहुत ही शर्मिले हो, सच में तुम एक क्यूट बेबी हो। चलो फिर ठीक है, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, आज तुम मेरे साथ सोओगे। और उसे लेके अपने कमरे में आ जाता है और नीचे रख देता है। और मेनका भी सोच रहा था क्या इसके साथ सोऊंगा, ऐसा लगता है वो स्मॉल एनिमल को बहुत ही पसंद करता है, उसने मेरे साथ सोने के लिए राजी भी हो गया। मैं अभी क्या करूँ, क्या मैं सच में जाके उसके साथ सोऊंगा? लेकिन वहीं पर ही निंग अपने कपड़े उतारने लग जाता है और मेनका को समझ नहीं आ रहा था ये कपड़े क्यों उतार रहा है। और उसे मन में सोचा था प्लीज इससे मत उतारा, अगर इससे उतार दोगे तो फिर मैं यहाँ पर खड़े नहीं हो सकता, मैं अपने आप को संभाल भी नहीं सकता। लेकिन वो उतारता नहीं। लेकिन जब मेनका उसके तरफ देखता है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और कहता है कि शुक्र है वो अपनी लास्ट चीज उतारा नहीं, अगर उतार देता तो फिर मैं यहाँ पर खड़े होने के लायक भी नहीं रहता। फिर उसे लेके वो बेड पर चला जाता है सोने के लिए और कहता है चलो फिर सो जाते हैं यहाँ पर। और मेनका तो बिल्कुल भी नींद भी नहीं आ रहा था और सोच जाता है मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ तुम्हारे साथ, और वो भी इस पोजीशन में, मुझे ऐसा आदत नहीं है सोने की। लेकिन वो निंग की तरफ देखता है जो कि ऑलरेडी सो चुका था, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है यही ठीक मौका है यहाँ से भागने की। लेकिन वो जैसे ही जाने वाला था निंग उठ जाता है और कहता है बेबी तुम वहाँ पर मत जाओ, मेरे पास आ जाओ सोने के लिए। और जैसे वो मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है वो नींद में बोल रहा था और सपना देख रहा था अपना मेन कैरेक्टर का, लेकिन वो बहुत ही डर चुका था इसके बात को सुन के, इसलिए वो धीरे धीरे से बेड से नीचे उतरता है और चलो फिर ठीक है, मैं तो पूरी तरह से डर चुका था उसका बात सुन के, अगर एक बार और भी बोल लेता तो फिर मुझे हार्ट अटैक आ जाता। चलो खिड़की खोला है और रास्ता पूरा साफ है, यहाँ से सिर्फ मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के बाद आगे पूरा भाग जाना है और बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ूंगा। और ऐसा ही करता है, जैसे ही बाहर जाता है वो भागने लग जाता है और सोचता है कि ये बहुत ही स्केरी इंसान है, चलो यहाँ से भाग जाओ, आगे क्या होगा मुझे ही पता नहीं। अगर कुछ देर वहाँ पर रह जाता तो फिर मैं ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता और मेरे पास कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, और ऐसे में बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाता और वहीं पर ही मेरा मर्डर हो जाता। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया था मिशन हॉल में, जहाँ पर मेन कैरेक्टर आ चुका था वहाँ पर मिशन लेने के लिए। बाकी सब बंदे उसे देखते हुए बातचीत कर रहे थे, ये तो वही डिसिपल है ना जो कल सिस्टर निंग को चैलेंज किया था, मैंने तो ये भी सुना है वो ब्रदर क्वीन से बहुत ही जलता है और उसे ये भी डर लगता है ब्रदर क्वीन और निंग दोनों साथ में ना आ जाए। लेकिन फिर भी ब्रदर क्वीन के साथ इसका कोई मुकाबला भी है? ब्रदर क्वीन तो ये लियूसू पीक का चीफ डिसिपल है, उनको इसके साथ कैसे कंपेयर किया जाए? और ये क्वीन यांग सिस्टर निंग से बहुत ही ऑब्सेस है, इसका ताकत भी इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिस्टर निंग को अप्रोच करता है। लेकिन मेनका सभी बातें सुन रहा था और सोच रहा था ये सभी लोग क्या धीरे धीरे बात नहीं कर सकते, मैं सभी बातें इनके सुन पा रहा हूँ, लेकिन छोड़ो अगर मैं यहाँ पर कहूंगा तो भी विवाद हो जाएगा। फिर वहाँ पर एक एल्डर बैठा हुआ था, उसके पास जाता है और कहता है कि एल्डर मैं यहाँ पर एक लो लेवल का मिशन लेने के लिए आया हूँ, क्या आपको सजेस्ट कर सकते हो? फिर वो एल्डर कहता है इस महीने का जितना भी मिशन था सब कुछ असाइन हो चुका है, तुम बहुत ही लेट हो चुके हो। लेकिन मेन कहता है लेकिन कोई ना कोई तो मिशन तो होगा ही ना, और मैं बहुत ही जल्दी में भी हूँ, मुझे जल्दी से कोई ना कोई मिशन चाहिए जो कि मैं पूरा कर सकूँ। फिर एल्डर भी थोड़ा सोचता है और कहता है अच्छा वेल मुझे देखने दो। फिर वो अपने ड्रॉर में से एक मिशन निकलता है और कहता है कि हाँ ये एक ही मिशन अभी बचा है और इसका रिवार्ड सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है, इसलिए बहुत सारे डिसिपल इसको लेना भी नहीं चाहते क्योंकि इसमें बहुत ही लो लेवल का रिवार्ड है। अगर तुम चाहते हो इसको लेना तो फिर यहाँ पर रजिस्टर कर लो। और हाँ ये बात याद रखना ये मिशन उसी वक्त ही स्टार्ट हो जाएगा जिस वक्त तुम ये माउंटेन छोड़ के बाहर कदम रखोगे, और उसी टाइम से 1 हफ्ते बाद अगर तुम ये मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर अगले 2 महीने तक तुम मिशन नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें ये मिशन को 1 हफ्ते के अंदर ही तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके ठीक है फिर मैं समझ चुका हूँ, आप सिर्फ मेरे नाम को रजिस्टर कर दो और ये मिशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर मिशन लेके मैंने वापस आ चुका था अपने कमरे पर, अपने पास जितना भी पैसा था वो गिन रहा था और कहता है कि ये तो सिर्फ मेरे पास 12 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, ये बॉडी का ओरिजिनल ओनर तो सच में बहुत ही गरीब था, इसके पास कल्टीवेशन भी हाई नहीं था। अभी जब मैं देख रहा हूँ इसके पास तो मनी भी नहीं है, ये यहाँ पास स्काई रियलम आया ही क्यों था? लेकिन नहीं, मैं जितना तक याद हूँ ये एक डॉग डिमन क्लैन से बिलोंग करता है और उसका फैमिली भी बहुत ही अच्छा फैमिली है पैसों के मामले में, लेकिन ये इतना गरीब क्यों है अब? और फिर पीछे से वही लड़की आ जाता है जो कि मेनकड़ को बहुत ही परेशान करता है और कहता जूनियर बढ़ता है, और मेनकड़ बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि मैंने सुना है आप एक मिशन को ले चुके हो। फिर मेनकड़ हाँ आपने सही कहा, मैं अभी भी एक मिशन को लेकर आया हूँ, इसलिए एल्डर ने मुझे परमिशन भी दे चुके हैं ये माउंटेन से नीचे जाने का, वो मिशन करने के लिए। फिर वो लड़की कहता है एक्चुअली मैंने ये भी सुना है सिस्टर निंग ने भी कोई मिशन लिया है और उसकी वजह से वो भी माउंटेन छोड़ के जाने वाले हैं, और तुम्हारा मिशन का लोकेशन और उनका मिशन का लोकेशन बहुत आसपास है, क्या तुम जानबूझकर ये मिशन लिए ताकि तुम उसको देख सको? तुम सच सच बताओ तुमने जानबूझकर किया ना? फिर मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये एक ही मिशन बचा था जो कि मेरे लिए एल्डर खुद अपने ड्रॉ से निकल के दिए हैं और मुझे पता भी नहीं था सिस्टर निंग ने भी मिशन लिए हैं। फिर उसका नजर उसके पास जो लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन था उसके तरफ जाता है और कहता है कि इसको देखते हुए लगता है कि तुम बहुत ही गरीब हो चुके हो अब, और वो भी कहता है हाँ मेरे पास इतना ही बचा है अब। फिर लड़की कहता है अगर तुम ये तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो फिर तुम्हें 2 पॉइंट मिलेगा और उसी पॉइंट के
वजह से तुम एक्सचेंज कर सकते हो स्पिरिट स्टोन को। अगर तुम 2 पॉइंट को एक्सचेंज करोगे तो फिर तुम्हें 10 मीडियम ग्रेड का स्पिरिट स्टोन मिल जाएगा। फिर मेनकट भी खुश हो जाता है और कहते क्या 10 मीडियम ग्रेड का स्पिरिट स्टोन? अगर मुझे 10 मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन मिल जाएगा उसको एक्सचेंज करके मेरे पास 300 सिल्वर कॉइन आ जाएगा, ये तो बहुत सारा पैसा है। फिर लड़की कहता है देखा मैं तुम्हारा फायदा करा दिया ना, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता के, और इसके बदले तुम जब वापस आओगे ये माउंटेन में उसके बाद तुम मुझे बताना तुम्हारे बीच में और निंग के बीच में क्या क्या हुआ था और तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में अगर तुम और सिस्टर निंग डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बन जाते हो तो फिर ये न्यूज सबसे पहले मुझे बताना, और ये न्यूज को मैं छापने के बाद मैं पूरा फेमस हो जाऊंगा स्काई रिलम पर, क्योंकि सिस्टर निंग सबसे हाई पर आता है लड़कियों में, उनके साथ डुअल कल्टीवेशन का पार्टनर मतलब तुम भी बहुत ही फेमस हो जाओगे। तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ आगे जाके तो फिर मुझे बताना जरूर से। मेनकट भी कहता है ओके ठीक है फिर मैं बता दूंगा, गुड बाय। फिर जाने के बाद मेनकट राहत की सांस लेता है और सोचता है डुअल कल्टीवेशन वो भी निंग के साथ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना जल्दी मरना चाहता हूँ? फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है और मेनकट किसी जंगल पे आ चुका था पहाड़ों के ऊपर, और चलते चलते सोच रहा था अभी मुझे ताकतवर होना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमाना पड़ेगा, तभी जाके मैं आगे जिंदा रह पाऊंगा। मैं एक ऐसा बंदा था जो कि हमेशा गेम खेलता था और वहीं पर ही खा के सो जाता था, मैं कोई भी काम नहीं किया हूँ, किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर अचानक से मैं इस अनलकी एनपीसी के बड्डी के अंदर आ चुका हूँ। फिर वो चलते चलते आगे एक तालाब देखता है और कहता है कि चलो फिर हाथ मुंह धो देता हूँ, उसके बाद फिर से रिफ्रेश होकर चला जाऊंगा। लेकिन वहीं पर ही पहले से कोई और था जो कि वहाँ पर नहा रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि लियाओ जिन था। लेकिन ये बात मेनकटो को बिल्कुल भी पता नहीं था और अचानक से उसके पास आ जाता है। फिर वो दोनों को एहसास होता है और जैसे वो दोनों अपने आप को देखते हैं वो दोनों ही चिल्लाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कौन है? फिर मेनकटो कहता है सीनियर सिस्टर लियाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर मन में सोच रहा था अगर ये बात मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं यहाँ से जल्दी से तुरंत ही भाग जाता, यहाँ पर आता भी नहीं। फिर लियाओ कहता है जूनियर ब्रदर क्या तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ पर आ चुके हो? लेकिन वो कहता है मैं सिर्फ यहाँ से जा रहा था और हाथ मुंह धोने के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर नहा रहे होगे, लगता है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन वो मेनकट के पास आता है और कहता है कि ये सच में बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर हम दोनों अकेले हैं और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं सोच रहा था मैं क्लियरली कह सकता हूँ तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो, मुझे पता है तुम दिखाते तो नहीं हो लेकिन तुम अंदर से मुझे पसंद करते हो और ये मेरा एक मौका भी है तुम्हारा लाइफ एसेंस को लेने का। लेकिन मेनकट कहता है मुझे एक मिशन कंप्लीट करना है, इसके लिए मुझे जल्दी से माउंटेन के नीचे जाना पड़ेगा और मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो फिर आप नहाइए एंजॉय कीजिए मैं जाता हूँ। लेकिन वो जाने ही वाला था लियाओ, लेकिन पीछे से आके चिपक जाता है और कहता है जूनियर ब्रदर है आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ, मेरे साथ ही यहाँ पर रह जाओ, आप बहुत ही दयालु हो मेरे तरफ, लेकिन अभी लगता है कि आप बहुत ही गुस्से हो, अगर मैं आपको गुस्सा दिला दिया तो फिर प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मेनकट उससे कहता है सीनियर सिस्टर लियाओ आप सच सच बताना मुझे आप छिनाल हो ना? और जैसे ये बात वो सुनता है वो तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और कहता है क्या तुमने क्या किया? मैं छिनाल? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और मेनकट पीछे से देखते हुए सोच रहा था इसका थोड़ा ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गया, ये मानो खत्म होने के बाद इसका 50 रुपया मैं काट दूंगा। फिर लियाओ कहता है जूनियर ब्रदर आप मेरे फीलिंग्स को समझते नहीं हो, मैं आपको सच्चे दिल से पसंद करता हूँ, लेकिन आप ऐसे कैसे मुझे इंसल्ट कर सकते हो? लेकिन मेनकट उसको ध्यान नहीं देता और कहता है सीनियर सिस्टर लियाओ तुम्हें अपनी सीनियर ब्रदर क्वीन को फोकस करना चाहिए, मुझे पता है तुम्हारे बीच में और उसके बीच में क्या चल रहा है, इसलिए तुम उसके ऊपर फोकस करो, चलो मैं चलता हूँ बाय बाय। और यहाँ पर लियाओ सोच रहा था क्या इसको कुछ पता चल चुका है और उसी की वजह से मुझे अवॉइड कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बात सिर्फ मुझे और ब्रदर क्वीन को ही पता है और किसी को भी पता नहीं है कि मैं इसका एसेंस लेने के लिए आया हूँ। फिर वहीं पर ही एक पेड़ के डाली के ऊपर एक डिसेबल बैठा हुआ था और ये सब कुछ वो देख रहा था। फिर वो नीचे आ जाता है और उसके सामने भी कोई था। फिर वो डिसेबल कहता है ये क्वीन यांग मतलब हमारा मेन कैरेक्टर, ये बहुत ही अजीब है, सभी लोग कहते हैं ये निंग को पसंद करता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है उसका रिलेशनशिप लियाओ जिन के साथ बहुत ही क्लोज है, लेकिन अभी जब लियाओ जिन उसके साथ चिपक रहा था वो उसे छिनाल कह दिया। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ इस बंदे को, उसके माइंड में एक्चुअल में है क्या। और उसके आगे हमें दिखाया था निंग खड़ा हुआ था और वो कहता है जूनियर ब्रदर ली तुम्हें अपने मैटर के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि दूसरों के मैटर के ऊपर। ली भी कहता है यस सीनियर सिस्टर, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन सीनियर सिस्टर ये डेमोनिक फोर्स और भी एग्रेसिव हो चुका है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और आपका टास्क भी इसके साथ ही रिलेटेड है, इसलिए प्लीज आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहना आपके आसपास। और निंग भी कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी जगह मैं एक्स्ट्रा केयरफुली रहता हूँ। फिर वो बैरियर को क्रॉस कर देता है और कहता है अभी तुम और हम दोनों अभी अलग होने वाले हैं, मैं यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाऊंगा झाओया कंट्री की तरफ। और वो डिसेबल भी कहता है मैं उम्मीद करता हूँ आप जीत के ही आओगे आपके मिशन में। फिर दूसरी तरफ हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि वो बैरियर की तरफ आ चुका था और उसके पास एक मिशन का टोकन था, वो आगे करके वो बैरियर को पास कर सकता है और ऐसा ही करता है। जैसे वो टोकन पकड़ के आगे जाता है वो आराम से बैरियर को आर पार हो सकता है। ये टोकन तो सच में वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट है, अगर मैं एक हफ्ते के अंदर ये मिशन को कंप्लीट नहीं किया तभी मुझे फोर्सफुली ये स्काई रेलम के अंदर मैं आ जाऊंगा, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकता और इसी के लिए मुझे ये मिशन को कंप्लीट करना है। और ऐसे ही 2-3 मिशन को कंप्लीट करने के बाद मैं आराम से माउंटेन के ऊपर और नीचे आ सकता हूँ। फिर वो अपने मिशन को कंप्लीट
करने के लिए झाओया कंट्री की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसका सीनियर सिस्टर भी आने वाला था। फिर मेनकाडा कहता है ये बहुत ही क्लोज था हमारे माउंटेन से, क्योंकि आधे दिन के अंदर ही मैं यहाँ पर पहुंच गया। फिर हमें बताता है झाओया कंट्री ये स्काईरेलम से 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड पर पड़ता है, और मैं जहाँ पर आया हूँ ये एक स्मॉल टाउन है जो कि माउंटेन रिवर के बीच में बना है। और यहाँ पर जो भी आइटम सेल हो रहा है मैं सब कुछ गेम के अंदर देखा हूँ, लेकिन यहाँ पर पर्सनली खुद आके देखने पर मुझे बहुत ही वैल्यूएबल लग रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन जब मैं गेम में था और ये सब कुछ देख रहा था मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन रियल लाइफ में ये सच में बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। और हाँ, मुझे अभी याद आया ये ओरिजिनल ओनर के पास कोई पर्सनल वेपन भी नहीं है खुद का, और जो मिशन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो मिशन का नाम है ड्राई कॉर्प्स केस। इसी के नाम से ही मुझे बहुत ही अनइजी फील हो रहा है। चलो फिर मेरे पास कुछ पैसे है और कुछ अच्छे वेपन को देखते हैं। फिर एक वेपन के शॉप पर आ जाता है और वहाँ पर जो लेडी बैठा हुआ था वो कहता है सर आप किस तरह का वेपन को बाय करना चाहते हैं? हमारे शॉप के अंदर बहुत सारे वेपन है, सीक्रेट वेपन से लेके बड़े बड़े हथियार तक। फिर मेनकाडा सभी हथियार को देखता है और सोचता है कि मैं एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर हूँ, इसलिए मुझे एक मेरे पसंद का सुइटेबल स्वॉर्ड चाहिए। फिर उसका नजर एक स्वॉर्ड के ऊपर जाता है और कहता है शॉपकीपर ये आयरन स्वॉर्ड का कितना दाम है? फिर वो लेडी कहता है आपके पास सच में बहुत ही अच्छी आंखें है, ये स्वॉर्ड आराम से एक लोहे को भी काट सकता है और ये एक परफेक्ट वेपन है सेल्फ डिफेंस के लिए, और इसका दाम ओनली 10 सिल्वर कॉइन्स है। लेकिन मेनकाडा के पास सिल्वर कॉइन बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए कहता है मेरे पास सिल्वर तो नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है, क्या ये चल सकता है? और वो लेडी कहता है आराम से चल सकता है। अगर आप सिल्वर की जगह स्पिरिट स्टोन देना चाहते हो तो फिर आपको कम से कम 3 लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन पड़ेगा। फिर मेनकाडा के अपने पास 3 लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन निकाल कर दे देता है और मन में सोच रहा है ये बहुत ही मुझे दर्द कर रहा है जब मैं पैसे अपने जेब से दे रहा हूँ, लेकिन वो लेडी तुरंत ही उसके हाथों से छीन लेता है और कहता है थैंक्स फॉर परचेजिंग। फिर मेनकाडा बताता है बाय द वे शॉपकीपर मैं एक्चुअली में स्काईरेलम का ल्यूसोपिक का डिसिपल हूँ, और मैं क्या आपको पूछ सकता हूँ फ्लावर वाटर हाउस कहाँ पर है? क्योंकि मुझे वहाँ पर एक मिशन मिला है। फिर वो शॉपकीपर कहता है क्या एक इमोर्टल कल्टिवेटर और फ्लावर वाटर हाउस? मैं उसके बारे में कुछ अजीब तो सुना हूँ, और ये फ्लावर वाटर हाउस ये एरिया का लार्जेस्ट ब्रोथल है। ब्रोथल मतलब कोठा जहाँ पर लड़के जाते हैं मजा करने के लिए, और रिसेंटली बहुत सारे लड़के भी वहाँ पर गए थे, लेकिन जब आए उनका एनर्जी पूरी तरह से चूसा हुआ था, जैसा लग रहा था कि उनके एसेंस को कोई निकल चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी चला और ड्रैगन फ्लाइंग डिवीजन भी वहाँ पर जाके आइडेंटिफाई करे, लेकिन वहाँ पर सभी लोग ह्यूमन थे, कोई भी जानवर या फिर डिमोन नहीं था। इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि वो लोग आदमियों के एनर्जी को चूस लेते हैं। इसके लिए ये एक मिस्ट्री बन के रह चुका है, और मेनकाडा उसे शुक्रिया करता है इतना सारा इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। तो फिर मैं चलता हूँ फ्लावर वाटर हाउस में, क्योंकि मुझे भी इन्वेस्टिगेशन करना है। और वो लेडी भी कहता है अगर तुम एक स्काईरेलम का कल्टिवेटर हो तो फिर तुम कर सकते हो, मैं ये बिलीव करता हूँ। फिर वहाँ से मेनकाडा भी चला जाता है और वो लड़की भी बाय बाय करता है और कहता है इमोर्टल कल्टिवेटर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ रहेंगे अपने जर्नी पर। फिर मेनकाडा वहाँ पर आ जाता है और सभी जगह बिल्कुल ही खालीपन था, कोई भी वहाँ पर नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ 2 ही जन बैठे हुए थे और कुछ लड़कियां वहाँ पर डांस कर रहे थे। फिर मेनकाडा कहता है ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सुनने के बाद कोई भी नहीं आना चाहता यहाँ पर, और इनका बिजनेस भी ठप हो चुका है। और उससे में साइड में से कोई लड़की नीचे आ रहा था सीढ़ियों में से, और कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमें ये ब्रोथल को बंद भी करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर ही अंदर। फिर आता तो उसका नजर हमारे मेनकाडा के ऊपर पड़ता है और कहता है क्या एक कस्टमर, और तुरंत ही उसके पास भाग के आ जाता है और कहता है यंग मास्टर आप क्या लेना चाहोगे, कुछ पीना चाहोगे? मैं तुरंत ही एक बियर का इंतजाम कर दूंगा। अगर कोई लड़की चाहिए तो फिर आपसे बोलिए, मैं वो भी इंतजाम कर दूंगा। अगर आपको गेम खेलना है वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन मेनकाडा कहता है मैं स्काईरेलम में ल्यूसोपिक का एक डिसिपल हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर कोई यहाँ पर इविल काम चल रहा होगा और कोई डिमन है तो फिर मैं उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं सोच रहा था ये सब बोलने से मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक इमोर्टल कल्टिवेटर हूँ इन साधारण लोगों के बीच में। और तभी वो लड़की भी रोने लग जाता है और कहते हैं मेरा लाइफ सच में बहुत ही खराब चल रहा है इमोर्टल मास्टर, आपको पता भी नहीं होगा मैं इसको कितना झेला हुआ हूँ। मेनकाडा भी समझ नहीं पा रहा था ये सब हो क्या रहा है। फिर लड़की मेनकाडा के पास आके चिपक जाता है और कहता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्व कर देते हो तो फिर मेरे लिए आप तो एक हीरो हो। फिर मेनकाडा उसको संभालता है और कहता है मैडम डोंट वरी, मैं यहाँ पर उसी की वजह से ही आया हूँ सॉल्व करने के लिए। फिर उसे बताने लग जाता है 2 महीने पहले एक कस्टमर का बॉडी हमारे कमरे के बेड के ऊपर पड़ा हुआ मिला, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जितने भी औरत है वो सभी लोग डर चुके हैं, और हमें लगा था कि ये कोई कॉन्सिडेंस होगा और वो किसी वजह से मर चुका होगा। लेकिन उसी टाइम से 3 दिन गैप के अंदर रेगुलरली ये सब होने लगा। 3 दिन के बाद फिर से कोई मर जाता है और फिर से 3 दिन के बाद कोई मर जाता है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पर कोई कस्टमर भी नहीं आते हैं। और आपको पता है वो लोग कैसे मरे हुए हमें दिखाई दिए? उन सभी का किडनी बाहर निकला हुआ था, किसी का भी किडनी नहीं था। मेनकाडा इसके बात को सुन के चौंक चुका था और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर क्या मॉडर्न वर्ल्ड की तरह किडनी का चोर आ चुका है जो कि सभी का किडनी चुरा के ब्लैक मार्केट में सेल कर रहा है? फिर वो लड़की कहना चालू करता है मैं ओरिजिनल रिपोर्ट भी किया हूँ ऑफिसर को, लेकिन वो आके इन्वेस्टिगेशन भी किए, उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद ड्रैगन फ्लाइंग ऑफिस वाले भी आए लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला, और ऐसे ही चलता रहा। बहुत सा दिन बीत चुका है लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं चला ये सब कुछ
कुछ क्यों हो रहा है। और उसी वजह से मैं स्काई रियलम साइड के अंदर एक रिक्वेस्ट डाला था, अगर कोई इमोर्टल मास्टर आ जाता है यहाँ पर और वो सॉल्व करने की कोशिश करता है तो फिर जरूर से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर प्लीज मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। और वहीं पर वो रोने लग जाता है। फिर मैनकर भी सोचता है एक ऐसा एरा है जहाँ पर कल्टीवेशन मैटर करता है और यहाँ पर कोई सर्जरी भी नहीं जानता, इसके लिए कोई ट्रांसप्लांट भी नहीं जानता होगा, तो फिर ये किडनी निकाल के करेंगे क्या? ये बहुत ही अजीब है। लेकिन उनका किडनी को निकाल कौन रहा है? क्या कोई कल्टीवेटर या फिर एक डिमोनिक क्रिएचर? लेकिन सिर्फ और सिर्फ किडनी ही क्यों? वहाँ पर हार्ट भी होता है और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट होता है। क्या ऐसा हो सकता है डिमोनिक क्रिएचर के पास किडनी का बहुत ही शॉर्टेज होगा, इसके लिए वो यहाँ पर आके सभी का किडनी निकाल के ले जा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात होगा कोई डिमोनिक क्रिएचर होगा इस सब के पीछे, अगर उसका पावर फाउंडेशन स्टैब्लिश के अंदर ही होगा तो फिर मैं संभाल सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता फाउंडेशन स्टैब्लिश के ऊपर भी कोई डिमोनिक क्रिएचर यहाँ पर होगा, क्योंकि ये एक लो लेवल का टास्क है। फिर मैनकर उसको पूछता है मैडम लास्ट इंसिडेंट कब हुआ था, आपको क्या पता है? फिर वो कहता है लास्ट इंसिडेंट कल को छोड़कर उसके पिछले दिन हुआ था, यानी इसका मतलब आने वाले कल में फिर से एक मर्डर होने वाला है यहीं पर ही। और ऐसा कहते कहते उसके पास जाकर चिपक जाता है और कहता है कि मेरा लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, इमोर्टल मास्टर प्लीज आप मुझे बचा लीजिए और मुझे हेल्प कीजिए, और हमारे फ्लावर वाटर्स हाउस को सिर्फ आप ही बचा सकते हो। फिर मैनकर कहता है मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और वहीं पर ही ऊपर से एक लड़की आ जाता है और कहता है कि मैडम, और वो नीचे आते हुए कहता है मैडम मैं आपको बोला नहीं था आप मेरे लिए एक पिंजरा को अरेंज कीजिए, मुझे उसकी बहुत ही सख्त जरूरत है, बहुत दिन हो चुका है लेकिन आप अभी तक मुझे लाके नहीं दिए हो। फिर वो मैडम कहता है लिंगर हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ चुका है और तुम्हारा कस्टमर भी 3 या फिर 4 कस्टमर आते हैं, उसके प्राइस से पिंजरा तो बिल्कुल भी खरीद नहीं सकते, इसलिए तुम थोड़ा और इंतजार करो। यहाँ पर एक इमोर्टल मास्टर भी आ चुका है ये केस को सॉल्व करने के लिए और जरूर से ये केस आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर वो कहता है क्या इमोर्टल मास्टर? और कहता है ओके ठीक है फिर मैं कुछ दिन और इंतजार कर दूंगा। फिर मैडम उसके बारे में मैनकर को बताता है इसका नाम लिंगर है और यह हमारे हाउस में टॉप गर्ल में से एक आता है और ये बिजनेस बंद होने की वजह से उसका मूड भी बहुत ही ऑफ रहता है, इसलिए आप उसके बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। मैनकर भी कहता है ओके ठीक है फिर बाय द वे क्या तुम मेरे लिए एक गेस्ट रूम को प्रिपेयर कर सकते हो, एक रेगुलर गेस्ट रूम? मुझे कुछ टाइम चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए और आज ही रात को यहाँ पर मैं रुकूंगा और पूरा क्लोजली सभी जगह नजर रखूंगा, तभी जाके मुझे पता चल सकता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और वो भी कहता है ऑल राइट प्लीज मुझे फॉलो कीजिए और यहाँ पर आइए। हमारे यहाँ पर जितने भी रूम है सभी रूम में कुछ ना कुछ तो हो चुका है मर्डर, सभी गर्ल्स रूम में, लेकिन यहाँ पर एक ही रूम है जो कि कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है और वो है लिंगर का रूम। फिर मैनकर भी कहता है तो फिर ये लिंगर का रूम कहाँ पर है? फिर उसके रूम के पास लेके आ जाता है और कहता है ये देखिए यही वाला लिंगर का रूम है। फिर मैनकर कहता है ओके ठीक है फिर मैं आज गेस्ट रूम में रह जाऊंगा और कल सुबह मैं स्विच कर दूंगा मिस लिंगर के रूम में। फिर वो दोनों लिंगर के कमरे के सामने आ जाते हैं और वो मैडम उसे बुलाता है लिंगर क्या तुम अंदर हो? फिर वो लिंगर भी आता है बाहर और कहता है मैडम मैं अभी भी जाने वाला था बेड में सोने के लिए और मुझे नींद भी आ चुका था, लेकिन आपकी वजह से मेरा नींद बिल्कुल ही टूट चुका है। लेकिन मैडम कहता है मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए यहाँ पर आया था, कल सुबह सुबह तुम्हें स्विच करना पड़ेगा तुम्हारे रूम को, क्योंकि इमोर्टल मास्टर यहाँ पर रहने वाले हैं और तुम्हें दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। जब तुम सुबह उठ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें एक कमरा दे दूंगा। लेकिन लिंगर कहता है इमोर्टल मास्टर वो तो यहाँ पर आए थे कल्प्रिट को ढूंढने के लिए, लेकिन वो एक लड़के है, मेरे से एक लड़की के रूम में कैसे रह सकते हैं वो? आप नॉनसेंस की बात मत करो मेरे साथ। और उसी वक्त मैनकर कहता है मुझे लगता है कि ये सब पीछे जो भी है वो आपको भी चोट पहुंच सकता है, इसी की वजह से ही मैं आपका रूम को चेंज करना चाहता हूँ, अगर कोई आया तो फिर आपका रूम में मैं संभाल सकता हूँ। फिर वो लिंगर मैनकर के पूरा पास आ जाता है और कहता है अच्छा तुम्हें पास में देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है तुम बहुत ही हैंडसम हो, चलो फिर ठीक है तुम्हारा हैंडसम की वजह से मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मेरे रूम में रहने का। लेकिन तभी उसी वक्त मैडम आ जाता है और उसके हाथ को मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये एक नॉर्मल इंसान है, ये कि इमोर्टल मास्टर है, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर उनको थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। और वो भी कहता है अच्छा समझ गया और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है डोर बंद करके और मैडम भी मैनकर को लेकर गेस्ट रूम में छोड़ने के लिए चला जाता है और रास्ते में कहता है सॉरी इमोर्टल मास्टर हमारे जितने भी यहाँ पर लड़कियां हैं सभी ऐसे ही है और उनको ऐसा ही ट्रेनिंग दिया है, इसके लिए प्लीज आप दिल में मत लीजिएगा। फिर मैनकर कहता है नो प्रॉब्लम। फिर मैनकर को लेके एक गेस्ट रूम में आ जाता है और कहता है यही रूम में आप आज का रात को रहने वाले हैं और ये लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट फ्लोर है और सभी जगह आप नजर रख सकते हो। फिर उसके बाद उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मेरा लाइफ और सब कुछ आपके हाथों में है, अगर यहाँ पर और एक मर्डर हो जाता है तो फिर जितने भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं वो भी नहीं आएंगे, हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा, इसके लिए प्लीज कुछ ना कुछ करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। फिर मैनकर कहता है ओके ठीक है मैं मेरा बेस्ट करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, चलो फिर मैं अभी प्रिपेयर करूंगा मैडम आप यहाँ से चले जाओ। उससे धक्का देके वहाँ से निकल देता है और वो मैडम भी कहता है ओके ठीक है फिर इमोर्टल मास्टर आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैनकर अपने कमरे में आ जाता है गेस्ट रूम में और एक टेबल पर बैठ जाता है और मन में सोचता है जब मैं गेम खेल रहा था ये वाला मिशन को मैं बिल्कुल भी देखा भी नहीं था, क्योंकि ये मिशन में बहुत ही कम रिवार्ड है, इसके लिए मैं इसको स्किप कर दिया था। अगर मैं फिर से रिटर्न हो जाऊंगा मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में तो फिर मैं कभी भी किसी भी मिशन को स्किप नहीं करूंगा। चलो मेरे पास अभी ओपन भी है, मैं भी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता हूँ और जो यहाँ बॉडी का ओरिजिनल ओनर है उसके पास भी कुछ कल्टीवेशन है
टेक्निक उसका भी मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर देता हूँ। मैं सिर्फ यही होप कर सकता हूँ जो भी इसके पीछे वो ज्यादा पावरफुल ना हो। अगर पावरफुल हो तो फिर मैं उसको संभाल भी नहीं सकता। लेकिन ये मिशन भी बहुत ही लो लेवल का टास्क है। इसका रिवॉर्ड भी बस 2 ही पॉइंट है और इसका मतलब ये ज्यादा खतरनाक भी नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे केयरफुल रहना चाहिए, मुझे केयरलेस नहीं होना चाहिए। और उसके पास एक बुक था और सोचता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक जब तुम फाउंडेशन स्टैब्लिश स्टेज पर आ जाते हो तभी तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने माथे पर गैदर करना है। उसके बाद जाके तुम और भी एडवांस हो सकते हो। जब तुम्हारा कल्टीवेशन और भी इंक्रीज होते जाएगा तब तुम तुम्हारा बॉडी में सब कुछ कंट्रोल भी कर सकते हो। और अभी मैं स्टार फायर स्टेज में हूँ डेमन क्लैन में, जो कि ह्यूमन कल्टीवेशन में फाउंडेशन स्टैब्लिश स्टेज के बराबर होता है। इसके लिए मुझे भी गैदर करना है स्पिरिचुअल एनर्जी को। ये सिंपल तो लगता है लेकिन चलो कोशिश करके देखते हैं। फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है और उससे महसूस भी हो जाता है। वो सेंस कर लेता है और फिर मन में सोचता है मैंने कर दिया, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी सेंस किया हूँ। ये कल्टीवेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये बॉडी का ओरिजिनल ओनर ऐसा ही कल्टीवेट करता तो फिर कब का वो आगे चला जाता। मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर इतना नेग्लेक्ट क्यों कर रहा था कल्टीवेशन में। ये कल्टीवेशन तो बहुत ही मजेदार हुई है। सच में ये एक वेस्ट होगा ये डेमन डॉग क्लैन का टैलेंट को नहीं यूज करना। फिर वो बुक को पढ़ता है और टेक्निक को सीख रहा था और वहाँ पर प्रैक्टिस करता है मुक्केबाज और वहीं पर कुंफू कराटे सब कुछ सीख जाता है। फिर उसका प्रैक्टिस होने के बाद मन में सोचता है हाँ मैं कुछ याद रख चुका हूँ। ये टेक्निक का 3 चैप्टर को मैं याद कर चुका हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जब मैं लीव्स ऑफ पिग में जाऊंगा वापस तब मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, कुछ बुक को बोरो करके और भी टेक्निक को सीखूंगा। लेकिन तभी वो ह्यूमन से एक डॉग में ट्रांसफर हो जाता है और कहता है फिर से नहीं, जब भी रात होता है फिर से मैं डॉग में ट्रांसफर हो जाता हूँ। मैं पूरा दिन आज पूरा ट्रैवल किया हूँ, इसके लिए आज का रात को मैं रेस्ट करता हूँ, जो भी काम होगा कल सुबह करूंगा। फिर जाके बेड के ऊपर सो जाता है और खराटे लेता है। लेकिन उसी समय ही हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर निंग आगे आगे भाग रहा था और कह रहा था मैं जो भी दिशा में जाऊँ वो सभी जगह में मुझे घेर चुके हैं। और हमें दिखाया था उसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़े हुए थे उसे मारने के लिए और उसके ऊपर कूद भी जाते हैं मारने के लिए, क्योंकि उसके पास स्पिरिट जेट बॉडी था। जो भी उसके बॉडी को पा लेता है उसका कल्टीवेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए उसके ऊपर हमेशा हमला होता ही रहता है। लेकिन वो भी इतना कमजोर नहीं था, इसके लिए अपना स्वॉर्ड को निकलता है और एक टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसका के नाम था मून वाटर स्किल स्वॉर्ड। और वो टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद वो अटैक भी कर देता है, जो अटैक बहुत ही जोरदार था और सभी जगह पानी पानी हो जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे मतलब डेमन लोग थे वो सभी लोग मर जाते हैं और कुछ लोग तो इंजर्ड भी हो चुके थे। और वो डेमन कहता है इमोर्टल लेडी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम वापस आपको हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन वो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबका सर धड़ से अलग कर देता है और सभी को मारने के बाद कहता है अगर तुम कुछ समय पहले छोड़ देने को कहते तो फिर मैं छोड़ देता, लेकिन मैं तो तुम्हें ऑलरेडी मार चुका हूँ तो फिर मैं वापस तो नहीं जा सकता टाइम में, तो फिर गुड बाय। फिर उन सभी को खत्म करने के बाद अपने स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और कुछ समय बाद झाहुआ कंट्री में आ जाता है वो, क्योंकि यहाँ पर भी उसे काम था अपने मिशन के रिलेटेड। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लावर ऑप्टेरा हाउस को जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रुका हुआ था और मेन कैरेक्टर लिंगर के रूम के पास आ जाता है क्योंकि आज उसका रूम को स्विच करने वाला था। और लिंगर मेन कैरेक्टर को पूछता है मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हो आप ये कल्प्रिट को कैसे पकड़ोगे? लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है ये अभी के लिए तो सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकता। फिर लड़की उसके पास जाता है और बड़ी डरावनी आवाज में कहता है लेकिन जो भी कल्प्रिट है वो सभी आदमी का किडनी चुराता है, क्या आपको डर नहीं लगता क्योंकि आप भी एक आदमी ही हो? एनीवेज मैं तो चला और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें हेल्प करने के लिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं और मेन कैरेक्टर रूम के अंदर आ जाता है और सभी चीज को देख और कहता है सभी चीज तो अभी के लिए तो मुझे ऑर्डिनरी दिख रहा है। और तभी पीछे से आवाज आता है मिस हम लोग फीमेल को सर्विस नहीं देते, यहाँ पर सिर्फ आदमी लोग ही आते हैं। फिर मेन कैरेक्टर भी आवाज को सुनता है और बाहर जाता है और सोचता है क्या एक औरत ये फ्लावर हाउस में आया है। लेकिन जैसे ही वो औरत को देखता है वो तुरंत ही छुप जाता है क्योंकि वो औरत निंग था और वो मन में सोचता है निंग यहाँ पर क्यों आया है, वो तो उसके मिशन करने के लिए बाहर गया था। फिर हमें निंग की तरफ देखा था जो कि कह रहा था कि वो मैडम यहाँ पर तो कुछ ही मेल हो गए जो कि यहाँ पर गेस्ट बन के यहाँ पर रह रहे और बाकी सारा रूम तो खाली पड़ता होगा, इसलिए मैं सोचा यहाँ पर रह जाऊँ और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे पास बहुत पूरे, आप जितना बोलोगे मैं आपको दे दूंगा। और पैसों के लालच में वो आ जाता है और कहता है ओके ठीक है फिर तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर क्यों रुके हो? क्या आप कुछ खाना चाहते हो या फिर एक रात यहाँ पर रहना चाहते हो? और निंग उसे बताता है मैं यहाँ पर एक रात रहना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा था यहाँ पर एक इविल ओरा मुझे महसूस हुआ इसलिए मैं यहाँ पर आ गया देखने के लिए। और इस ओरा में कोई ब्लड का स्मेल नहीं है, यानी जो भी डेमन यहाँ पर है वो किसी भी इविल काम को नहीं किया है आज तक। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई छोटा मोटा डेमन होगा। और उसी समय मेनकट उसे छुप छुप के देख रहा था और मेनकट जो रूम में था उसके सामने वो दोनों आ जाते हैं। फिर मैडम उसे पूछता है मिस क्या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर? फिर निंग उससे पूछता है यहाँ पर कौन रह रहा है अभी? फिर मैडम कहता है और कौन रह सकता है, यहाँ पर हमारा फ्लावर हाउस का एक मेंबर रहता है, मतलब एक लड़की रहता है। और वो मैडम मन में सोच रहा था कि इमोर्टल मास्टर ने मुझे कहा था कि उनके आइडेंटिटी को और वो यहाँ पर मिशन करने के लिए आए किसी को भी रिवील ना करे, इसलिए मैं भी रिवील नहीं कर सकता उनका इन्फॉर्मेशन। फिर निंग कहता है मैडम मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ पर एक डिमोनिक ओरा का स्मेल है, इसलिए आप
एक्स्ट्रा केयरफुल रहना यहाँ पर, मुझे बहुत ही गड़बड़ लग रहा है इसमें। फिर मेनकाडो को भी याद आता है निंग के पास जो स्पिरिट जेड बॉडी है वो बॉडी डेमोनिक ऑरा को भी सेंस कर सकता है। उसके पास ऐसे भी पावर है, डेमोनिक ऑरा हो गया या फिर एक इविल स्पिरिट हो गया, वो सभी को सेंस कर सकता है। ये स्काई रिलम पर बहुत ही अच्छा था क्योंकि स्काई रिलम में बहुत सारे बीस्ट भी रहते हैं मेरे साथ, इसलिए उनको समझ नहीं आता कि ये ऑरा कहाँ से आ रहा है और मैं आसानी से बहाना मार सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, अभी मैं क्या करूँ जबकि मैं बाहर आ चुका हूँ और ह्यूमन ऑरा और डिमोन ऑरा के बीच में बहुत ही बड़ा गैप होता है। अगर कोई पावरफुल कल्टिवेटर आ गया तो फिर वो आसानी से सेंस कर सकता है। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा मेरा ये डिमोनिक ऑरा को छुपाने के लिए। अगर मैं एक बार निंग के सामने डिस्कवर हो गया कि मैं एक डिमोन हूँ तो फिर तभी के तभी निंग यहाँ पर आके मुझे मार देगा, क्योंकि वो जिस भी डिमोन को या फिर इविल स्पिरिट को देखता है उसको वहीं पर ही मार देती है। फिर रात हो जाता है और मेनकाडो बेड में लेटा हुआ था और उनमें सोच रहा था मैडम ने कहा था आज ही रात को कल्प्रिट आने वाला है, इसके लिए मुझे अभी केयरफुल रहना चाहिए, वो किसी भी टाइम पर यहाँ पर आ सकता है। और तभी वहीं पर ही जोर जोर आवाज आता है प्लीज मुझे बचा लो। और मेनकाडो उठ जाता है और कहता है ये कौन है, और तुरंत ही बाहर निकल आता है दरवाजा खोल के जैसे कि वो कोई एक सुपर हीरो हो। फिर जहाँ पर आवाज आ रहा था वहाँ पर चला जाता है। फिर सामने दिखाया था वो लिंगर को कोई पकड़ा हुआ था और उसके साइड में एक आदमी भी था जिसका मौत हो चुका था, उसका एसेंस को निकल दिया गया था। फिर मेनकाडो वो कल्प्रिट के पीछे आ जाता है और कहता है कि लिंगर को अभी के अभी छोड़ दो, और अपने तलवार से अटैक कर देता है और उसके अटैक की वजह से लिंगर को छोड़ देता है वो। लेकिन वो कल्प्रिट भी हमारे मेनकाडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेनकाडो डच कर लेता है। और पीछे आता हुआ सोच रहा था जो भी ये बॉडी का ओरिजिनल ओनर है वो इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि उसके पास कुछ डिफेंस करने की स्किल था और उसकी वजह से ये अटैक से मैं डच कर पाया, नहीं तो ये मूव से बचना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। फिर हमें वो कल्प्रिट को दिखाते हैं जो कहता है तुम तो एक कल्टिवेटर हो, और जैसे ये बात उसे पता चलता है वहाँ से भागने लग जाता है। फिर मेनकाडो भी लिंगर के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं वो कल्प्रिट के पीछे जाता हूँ, तुम वहीं पर रहना। और लिंगर भी कहता है ओके ऑलराइट। फिर मेनकाडो भी उसके पीछे चला जाता है और लिंगर वहीं पर रह जाता है, लेकिन वो हेल्प के लिए किसी को बुला रहा था। और जैसे ये शोर शराबा निंग के पास जाता है वो तुरंत ही भागते भागते यहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या हुआ यहाँ पर। फिर वो लिंगर के पास जाता है और लिंगर उसे बताता है यहाँ पर एक इमोर्टल मास्टर है जो कि कल्प्रिट के पीछे गए हैं, और इतना कहने के बाद ही वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और लिंगर सोचता है क्या इमोर्टल मास्टर, क्या यहाँ पर कोई ऑलरेडी आ चुका है ये मिशन को क्लियर करने के लिए, ये तो एक लो लेवल का टास्क है, यहाँ पर कौन आ सकता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर मेनकाडो वो कल्प्रिट का पीछा कर रहा था और भागते भागते उसे बोल रहा था भागो मत, यहीं पर रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ने के बाद मैं बहुत ही टॉर्चर करूंगा। लेकिन वो कल्प्रिट एक गली के अंदर चला जाता है और मेनकाडो भी वो गली के अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे सामने देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अचानक से गायब हो गया था। और सोचता है मेनकाडो जो भी था यहाँ पर वो एक्चुअली में बहुत ही तेजी से भाग रहा था, मैं भी उसका पीछा नहीं कर पाया। उसके अटैक और वो कैसे फाइट किया उसको सब नजर में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका कल्टिवेशन शायद फाउंडेशन स्टेबिलिस के पीक में होगा या फिर अर्ली स्टेज ऑफ वेन कंडेंसेशन स्टेज पर होगा, मतलब वेन कंडेंसेशन स्टेज फाउंडेशन स्टेबिलिस के ऊपर आता है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको आज भागने देता हूँ तो फिर मुझे फिर से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन के गैप में ही आता है, और क्या पता वो आगे आए ही ना। जैसे उसे पता चला यहाँ पर एक कल्टिवेटर है और मेरे पास सिर्फ 5 दिन बाकी है क्योंकि ये मिशन 1 हफ्ते का था और ऑलरेडी 2 दिन चला जा चुका है। अगर ये मिशन टाइम से रहते पूरा नहीं होता तो फिर मैं फोर्सफुली स्काई रिलम पर चला जाऊंगा। अगर ये सब हो गया तो फिर मैं अपने भाग्य को मान लूंगा और एक सीधा साधा एनपीसी बन के ही वहाँ पर रह जाऊंगा। फिर अपने टाइम आने तक मैं इंतजार करूंगा मरने का। जब टाइम आएगा निंग आके मुझे अपने स्वॉर्ड से मार देगा, शायद यही मेरा भाग्य है। लेकिन तभी वहीं पर ही कोई आ जाता है और पीछे से हाथ रखते हुए कहता है यंग मास्टर है, आप क्यों नहीं अंदर क्यों नहीं जाते। लेकिन मेनकाडो पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है कि कौन हो तुम। लेकिन जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर एक लड़की आ चुका था और कहता है क्या हुआ, ऐसा लगता है कि आप मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन मेनकाडो कहता है मिस, ऐसा लगता है कि तुम एक फॉक्स डेमन हो, तुम क्या मेरे से डरते नहीं। फिर वो फॉक्स डेमन कहता है यंग मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो, मैं आपसे क्यों डरने लगूं। फिर मेनकाडो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम मुझे यंग मास्टर है बोल रहे हो, यानी तुम मुझे जानते ही होगे है ना। लेकिन वो फॉक्स डेमन उसका और भी ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर जरूर से आप मेरे साथ एक गेम खेल रहे होगे है ना, और हम दोनों अभी भी ह्यूमन रियलम पर ही है, चलो हम डीमन मार्केट में चलते हैं पहले, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। फिर उसे लेके एक बैरियर के पास पहुंच जाता है जिसको क्रॉस करने के बाद वो अलग ही दुनिया पर आ जाते हैं जहाँ पर सभी जगह डीमन ही रहते हैं। और मेनकाडो इसको देख के पूरी तरह से हैरान था और वो लड़की को पूछता भी है मिस क्या तुम सच में मुझे जानते हो। फिर वो डेमन फॉक्स कहता है यंग मास्टर आप मेरे साथ जोक करना बंद कर दीजिए, यहाँ पर सभी लोग जो भी दिखाई दे रहा है वो सभी लोग तुम्हें जानते हैं। और जैसे ही मेनकाडो एक घर के अंदर जाता है वहाँ पर एक लड़की था जो कहता है यंग मास्टर है, बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। फिर डेमन फॉक्स हमारे मेनकाडो को बताता है 2 साल पहले तुम्हारा आंटी ने मुझे कहा था एक डेमन लॉकिंग चेन को तुम्हारे लिए बनाने के लिए, और तुम्हारे आंटी ने मुझे ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे, लेकिन जब मैं तुम्हें देने के लिए आया था तुम डिसेफर हो चुके थे अचानक से, और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे साथ मुलाकात हो जाएगी डेमन मार्केट के इंटरेस्ट के सामने ही। फिर जैसे वो घर के अंदर जाते हैं मेनकाडो जैसे ही सामने देखता है वहाँ पर 3 छोटी बच्चियां थे जो कि मेनकाडो
मेनका के पास चले जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर है आप आ चुके हो। फिर हमें वो तीनों लड़कियों को दिखाते हैं जो कि बहुत ही क्यूट थे और वो लोग पूछ रहे थे कि यंग मास्टर है आप 2 साल से कहाँ पर थे, आप तो 2 साल से यहाँ पर आए भी नहीं और हम लोगों ने जो भी आइटम आपने कहा था उसको सेफ रखे हैं आपके लिए सिर्फ, आप क्यों नहीं हम चारों सिस्टर को लेके अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन मेनका जैसे वो छोटे बच्चे को देखता है उसके नाकों से खून आ जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता था ये एनपीसी के भी कोई बैक स्टोरी होगा। फिर हमें वो डेमन फॉक्स को दिखाता है जो कहता है कि ये देखिए यही है डेमन लॉकिंग चेन और इसके द्वारा तुम अपने डेमोनिक ऑरा को छुपा सकते हो। लेकिन जब एक हाई स्टेज का कल्टीवेटर आ जाता है जो कि ग्रांड परफेक्शन स्टेज पर होगा वही सिर्फ तुम्हारे ऑरा को सेंस कर सकता है, उसके नीचे जो भी है वो कोई भी सेंस नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि तुम तीनों जल्दी से जाओ काउंटर में और तुम्हारा जो भी काम है वो सबको कंप्लीट करो। ये कैसा तुम्हारा बिहेवियर है, यंग मास्टर अभी भी आए हैं उनको थोड़ा रिलैक्स होने दो। और वो तीनों कहता है ओके हम समझ गए। फिर मेनका उसके पास जाता है और सोचता है कि यही तो मुझे चाहिए था जिससे मैं अपने डेमोनिक ऑरा को छुपा सकता हूँ। और कहता है कि क्या सच में इसका पेमेंट हो चुका है और मैं इसको अभी रख सकता हूँ है ना। और मेनका जैसे ही वो चेन को लेने ही वाला था वो डेमन फॉक्स अपने हाथों से उसको छूता है और कहता है कि एक्चुअली यंग मास्टर है आप जब भी चाहे हमारे स्टोर में आ सकते हैं और आप जो भी खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो बिना पैसों के, क्योंकि आपका है फैमिली एक बहुत ही बड़ा बेनिफिक्टर है हमारा डिंग फैमिली के लिए। और मेनका सोच रहा था यहाँ पर ये लोग अभी कह रहे हैं कि मैं 2 सालों से यहाँ पर आया नहीं, इसका मतलब जरूर से मैं स्काईरियम पर चला गया हूँ और उसके बाद अभी तक मैं बाहर ही नहीं निकला। और अभी के लिए तो अब ये डेमन फॉक्स जो भी कह रहा है उसके बात को मान लूंगा, क्योंकि अगर ये बॉडी ओरिजिनल ओनर मर चुका है और मैं दूसरा आत्मा के इसके अंदर कब्जा किया हूँ ये एक्सपोज हो जाता है तो फिर मैं कहीं पर भी रहने की हालत नहीं रहूंगा, डीमन क्लैन में या फिर ह्यूमन क्लैन में, दोनों जगह ही मुझे मारने के लिए लोग दौड़ेंगे। फिर मेनका कहता है एक्चुअली में मैं यहाँ पर कुछ बाय करने भी आया था, मुझे कुछ पिल्स चाहिए लेकिन मेरे पास सिर्फ लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है, क्या ये चलेगा। फिर डेमन फॉक्स कहता है ये डेमन मार्केट है, यहाँ पर स्पिरिट स्टोन का कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन यंग मास्टर है आप ह्यूमन के साथ 2 साल रहे हो, कुछ ना कुछ तो ह्यूमन आइटम तो होगा ही आपके पास, अगर उसको आप एक्सचेंज करोगे तो फिर आपको कुछ वैल्यूएबल चीज मिल सकता है। फिर मेनका कहता है अच्छा ह्यूमन आइटम, अभी के लिए तो सिर्फ मेरे पास ये पाउच है जिसके अंदर मेरा स्पिरिट स्टोन है। फिर डेमन फॉक्स कहता है कि चलेगा, बिल सब हमारे स्टोर के बाहर साइड है, आपके रोड साइड में जाइएगा एक स्टॉल लगा होगा और वहाँ पर एक लिटिल मेडिसिनल स्पिरिट होगा, उस पिल सब से आप खरीद देना। फिर मेनका वहाँ से चले जाता है और कहता है ओके ठीक है फिर मैं पिल सब में जाता हूँ खरीदने के लिए। फिर चलते चलते उसे एक स्टॉल दिखता है जो कि एक पिल स्टॉल था। फिर वहाँ पर जाता है और कहता है यहाँ पर कोई है, मैं पिल खरीदने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वहीं पर टेबल के ऊपर एक मेडिसिनल स्पिरिट था और कहता है सर मैं यहाँ पर हूँ, बताइए क्या खरीदना है। फिर मेनका भी चौंक गया था इसको देखते हुए और पूछता है क्या तुम ही इस स्टोर का बॉस हो। और वो स्पिरिट कहता है हाँ आपने सही कहा, आप बताइए आप क्या खरीदना चाहते हो। और मेनका अपना पाउच निकाल लेता है और कहता है मेरे पास यही सिर्फ है, इसके बदले में कुछ हीलिंग पिल या फिर कुछ ऐसा जो कि मुझे जोर से बचा सकता है, अगर होगा तो फिर मुझे दे दो। फिर बहुत सी जड़ी बूटियां लेता है और अपने अंदर ही कूटने लग जाता है और अपने मुंह से एक पिल को निकाल देता है और कहता है देखो ये हो गया। अगर सर अगर आपका ये पाउच को एक्सचेंज करना चाहते हो तो फिर यही पिल आएगा और ये पिल का नाम है 9 साइकिल रेजुवेशन पिल। ये पिल की मदद से आप मरे हुए आदमियों को भी जिंदा कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही पाउच है, इसके बदले में सिर्फ एक ही पिल मिलेगा आपको। मेनका कहता है ओके नो प्रॉब्लम, अभी के लिए तो मैं एक ही पिल ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा मैं और भी ज्यादा पिल लेके जाऊंगा। और मन में सोच रहा था मेरे पास सिर्फ यही फटे हुए एक पाउच था जिसके एक्सचेंज पर मुझे बहुत ही हाई ग्रेड का पिल मिल गया जो कि एक डेड को भी रिवाइव कर सकता है। और जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा मेरे पास जितना भी सामान होगा सब कुछ लेके आ जाऊंगा और सब कुछ यहाँ पर एक्सचेंज करके पिल ले जाऊंगा। फिर मेनका वो डेमन मार्केट से बाहर आ जाता है और वो फ्लावर हाउस में आ जाता है और अपने रूम का दरवाजा खोलते हुए सोच रहा था आज भी एक मर्डर हो चुका है, मुझे नहीं लगता मैडम का और कुछ ज्यादा बिजनेस चलेगा यहाँ पर, कुछ समय के अंदर ही यहाँ पर बिजनेस बंद हो जाएगा। और ऐसा सोचते हुए आगे जा ही रहा था उसके गर्दन के पास एक स्वॉर्ड रहता है और वो स्वॉर्ड निंग का था और पीछे से निंग पूछता है तुम जिस पर्सन का पीछा कर रहे थे वो पर्सन कहाँ है। और मेनका पूरी देख से हैरान था और वो डरे हुए आवाज में कहता है पीछे मुड़ते हुए सिस्टर निंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर निंग कहता है तुम्हारा अंदर से एक डिमोनिक ऑरा निकल रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, मैं ये सेंस कर सकता हूँ। और फिर मेनका कहता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि जब मैं क्रिमिनल के साथ फाइट कर रहा था उसका कुछ ऑरा मेरे अंदर आ गया होगा और उसकी वजह से ही आपको डेमोनिक ऑरा सेंस हो रहा है और माफ कर दो आपको डिस्कम्फर्ट करने के लिए सीनियर सिस्टर। और मन में सोच रहा था मैं ऑलरेडी पहन चुका हूँ वो डिमोन सर्फेसन चेन को, जब मैं रास्ते में आ रहा था वो डेफिनेटली मेरे ऑरा को बिल्कुल भी सेंस नहीं किया होगा, जब से किसी और का ऑरा मेरे अंदर आ गया होगा जब मैं डिमोन मार्केट में था और जरूर से उसी के ऑरा को सेंस किया होगा। और निंग भी अपना स्वord को वापस ले लेता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है। और वो घूरते उसे कहता है क्या तुम श्योर हो ये तुम्हारा ऑरा नहीं है। मैं कहता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और निंग भी मन में सोच रहा था जो मैं ऑरा सेंस किया हूँ वो अर्ली स्टेज ऑफ वैन कॉन्डेंसेशन स्टेज का कल्टीवेटर होगा, लेकिन ये एक लो लेवल का टास्क है, ये लो लेवल के मिशन के अंदर फाउंडेशन स्टैब्लिश स्टेज का भी ऊपर डेमन कैसे आ सकता है। लेकिन निंग कहता है उसे चलो मेरे साथ आओ, हमें ये फ्लावर वाटर हाउस का ओनर के साथ बात करना है और मैं इसके बारे में सब
कुछ रिपोर्ट भी कर दूंगा मिशन हॉल में, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा ये मिशन का डेडलाइन को बढ़ा लेने के लिए, क्योंकि ये मिशन ज्यादा आसान भी नहीं है। और मेनकड़ा बहुत ही खुश होता है और कहता है क्या सच में? और निंग ज्यादा खुश मत हो, जल्दी से मुझे फॉलो करो। फिर वो दोनों मैडम के पास आ जाता है और लिंगर का तबीयत खराब था और उसी का मैडम ध्यान रख रहा था। और निंग लिंगर को पूछता है, लिंगर क्या तुमने क्रिमिनल का फेस को देखा है? तुम्हें पता है कि वो किस तरह का दिखता है? और लिंगर कहता है वो पर्सन का कोई फेस ही नहीं था, वो जरूर से एक डेमन ही होगा, मैं तो समझ ही नहीं पाया उसका चेहरा। और निंग पूछता है कि वो क्रिमिनल उसी समय अटैक किया जब अपना तुम काम कर रहे थे, मतलब एक आदमी के साथ इंटरकोर्स? और वो कहता है हाँ। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है जब एक लड़का और लड़की इंटरकोर्स करते हैं उस समय लड़के का किडनी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में यंग एनर्जी होता है, और ये सबसे अच्छा टाइम है एक डेविल कल्टिवेटर या फिर एक डिमन का, क्योंकि अगर डिमन उनके किडनी को ले लेता है और अपने कल्टिवेशन में यूज करता है उनका कल्टिवेशन बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। और मेन कैरेक्टर को कुछ नॉलेज भी मिलता है और कहता है अच्छा ऐसा भी होता है। और मैडम वहाँ पर रोते रोते कह रहे थे मैंने सोचा था कि लिंगर का रूम को मैं स्विच कर दिया था और उसी की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं एक कस्टमर को उसके पास छोड़ दिया। मैं बहुत ही लालची था। अभी यहाँ पर एक और मर्डर हो चुका है, इसके बाद से तो फ्लावर वाटर हाउस और ज्यादा चल नहीं पाएगा, यहीं पर ये बंद हो जाएगा। फिर निंग उससे पूछता है मैडम यहाँ पर कोई दूसरा ब्रोथल है तुम्हारा ब्रोथल से कुछ ही दूरी में? लेकिन वो कहता है नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तो हमने सोचा था यहाँ पर खोलेंगे तो फिर हमारा बिजनेस बहुत ही आगे चला जाएगा। मुझे लगा था कि ये एक साधारण सा लड़की होगा, लेकिन लगता है कि ये भी एक कल्टिवेटर है। फिर निंग कहता है ओके ठीक है, फिर मेरा जूनियर ब्रदर और मैं यहीं पर ही रहेंगे 1 महीने के लिए, और इस टाइम पर मैं अपने आप को इस ब्रोथल का मेंबर बना दूंगा, मतलब असली में नहीं बनूंगा, बनने का नाटक करूंगा, और हमारा जूनियर ब्रदर एक क्लाइंट बन के आएगा। और मेनकड़ इस बात को सुन के पूरी तरह से हैरान था और कहते क्या? और घूर घूर के निंग उसको देखता है, क्या हुआ तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है जूनियर ब्रदर? मेनकड़ कहता है नहीं नहीं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा सीनियर सिस्टर। फिर निंग कहता है कि चलो फिर ठीक है मैडम, जल्दी से मुझे एक बेच दे दो जिसके द्वारा मैं इसका मेंबर बन सकूं, और मैं जितने वक्त तक यहाँ पर रहूंगा मैं एक प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं किसी भी क्लाइंट को नहीं लूंगा, यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ मैं एक्टिंग करूंगा। लेकिन मैडम कहता है कि मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ, आप तो एक मास्टर हो, एक इमोर्टल कल्टिवेटर हो, अगर मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूंगा तो फिर मेरा उम्र भी कम हो जाएगा, ये तो अन्याय होगा। लेकिन निंग कहता है ये तो मेरा एक ड्यूटी है, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है करना, डेमन को खत्म करना। लेकिन मैडम आपको ज्यादा सोचा मत, मैं जैसा बोल रहा हूँ सिर्फ आप ऐसा कीजिए। और पीछे से मेनकड़ ये सब कुछ देख रहा था और मन में सोचा था मैं भी तो एक डेमन हूँ। फिर निंग कहता है जूनियर ब्रदर मैं जो भी रूम में रहने वाला हूँ तुम भी मेरे साथ ही रहोगे। और मेनकड़ का होश ही उड़ चुका था और कहता है क्या मैं और वो भी तुम्हारे साथ? और निंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन मेनकड़ उसे पीछे पीछे आता हुए कहता है सीनियर सिस्टर अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे ऊपर भी डेंजर आ सकता है और मेरा किडनी भी खतरे में आ सकता है। लेकिन मेनकड़ का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था वो था अपने डॉग में ट्रांसफर होना, जब भी रात का समय होता है वो डॉग में ट्रांसफर हो जाता है। अगर निंग ने इसको देख लिया क्रिमिनल से पहले मैं मर जाऊंगा। फिर उस रात बीत जाता है, हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है क्योंकि उस रात तो हो चुका था, ऑलरेडी खत्म हो चुका था, इसी वजह से वो अलग अलग ही रहे। और हमारा मेन कैरेक्टर एक नदी के किनारे बैठा हुआ था और कल्टिवेशन कर रहा था और मन में सोच रहा था मैं वो किताब के यूनिवर्सल लॉ की 4th चैप्टर को पढ़ चुका हूँ और बेसिक टेक्निक को भी, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मुझे अपने लेवल को अपग्रेड करना है क्योंकि आगे जब मेरा सामना क्रिमिनल से होगा तो फिर मैं सेकंड टाइम मैं उसे भागने नहीं दूंगा। उसका हिम्मत कैसे हुआ, मैं जहाँ पर था मेरे आंखों के सामने एक लड़के का किडनी को चुराने के लिए। अभी वो सब को छोड़ो, अभी मुझे प्रैक्टिस करने दो। अभी बुक में लिखा है मुझे QIC को ओपन करना पड़ेगा और उसको ओपन करने के लिए मुझे QI एनर्जी को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और जो भी आसपास का स्पिरिचुअल एनर्जी है या फिर स्पिरिचुअल पावर को अपने बॉडी में ऑब्जर्व करूंगा और ऑब्जर्व करके मेरे अंदर ही एक स्पिरिचुअल सी बन जाएगा और वो ऐसा करने भी लग जाता है। लेकिन वहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही पतला था, लेकिन वही सेम चीज अगर वो माउंटेन में जाके करेगा तो फिर उसको बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कर रहा था, बहुत सा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी में कंज्यूम कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसके बॉडी से बहुत ही जोरदार एनर्जी रिलीज होता है और सोच रहा था मैं कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैं एनर्जी को फुली ठीक से कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये जो भी कुछ कर रहा था उसके पीछे निंग इस सबको देख रहा था और निंग कहता है जिस दिन वो मुझे चैलेंज किया है और मेरे से हारा है वो बहुत ही चेंज हो चुका है और मुझे अभी भी याद है जब वो कहा था सीनियर सिस्टर निंग आज से मैं ये स्काई रेल में कल्टिवेट करूंगा और एक दिन ग्रैंड कंपटीशन में मैं आपको हराऊंगा और आपको मैं मेरा वाइफ बनाऊंगा। और ये सब कुछ बात है निंग याद करके सोच रहा था मैं उससे ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है मिले हुए, लेकिन वो मेरे साथ शादी करना क्यों चाहता है? जिस दिन माउंटेन में आया उसी दिन से वो मुझे चैलेंज करता है और मुझे अपने वाइफ बनाने के लिए कोशिश करता है। फिर निंग जाके मेनकड़ साइड में ही बैठ जाता है और वो भी वहीं पर ही कल्टिवेट करता है और ऐसा ही कल्टिवेट करते करते शाम हो जाता है और निंग होश में और कहता है शाम हो चुका है। फिर मेनकड़ की तरफ देखता है जो कि अभी भी कल्टिवेट ही कर रहा था और मन में सोचता है मैंने बहुत कुछ सुना था इसके बारे में, ये बहुत सारे क्लास को स्किप करता है और अपने ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, लेकिन आज जो मैं देखा हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। फिर हमें मेनकड़ को दिखाते हैं जो कि अभी भी कल्टिवेशन कर रहा था लेकिन मन में सोच रहा था ये बॉडी सच में बहुत ही दमदार है, अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो फिर मैं 1 महीने के अंदर ही मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा नेक्स्ट
मस्कुलर लंप है। ये तो अमेजिंग है। ये किस तरीके का फिजिक है। मेरा प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट जा रहा है। अगर मेरा ये प्रोग्रेस मेरे क्लासमेट देखेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही डर जाएंगे। और ऐसे ही बहुत जोर जोर से हंस रहा था और साइड में निंग तो पूरा कंफ्यूज था, ये क्यों हंस रहा है। और अपना तारीफ करते हुए कहता है, अभी देखना, मैं जैसे ही माउंटेन में जाऊंगा सभी को चिढ़ाऊंगा और मेरा कल्टिवेशन भी इम्प्रूव हो गया होगा। और ऐसे ही जोर जोर से हंसता रहता है, फिर कल्टिवेशन करता है। फिर निंग कहता है, इसको छोड़ो, अभी रात हो चुका है, मैं तो चला। फिर वहीं से सीन सीट हो जाता है और मेनकड़े भी अपने कमरे के अंदर आ चुका था और एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और अपने आप को बहुत ही कंट्रोल कर रहा था क्योंकि रात हो चुका है और उसका डॉग में ट्रांसफर होने की टाइम आ चुका है। और उनमें सोचता है, ये जो मेरा बीमारी है रात में ट्रांसफर होने का, ये इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सच में मर भी सकता हूँ। और उसी टाइम पे उस कमरे के अंदर निंग भी आ जाता है और मेनकड़े भी देख लेता है और उसके पास होता है और कहता है, सीनियर सिस्टर निंग, अब वापस आ चुके हो, आप अभी क्या करने वाले हो? आपको प्यास लगी है, पानी ला के दूं या फिर चाय बना दूं आपके लिए? फिर निंग कुछ भी नहीं कहता, आगे जाके एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मैं आज सारा दिन तुम्हें ऑब्जर्व किया हूँ, लेकिन शाम होने के बाद मैं सिटी में चला गया हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन मेनकड़ को समझ नहीं आता और कहता है, क्या मुझे ऑब्जर्व किया हो आज सारा दिन? लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया हूँ। फिर निंग कहता है, मैं जब कल फ्लावर वाटर हाउस में आया था तब मुझे एक डेमोनिक ऑरा सेंस हुआ था और आज वो डेमोनिक ऑरा गायब हो चुका है। और मेनकड़ ये बात सुन के पसीने ही छूट जाते हैं और मन में सोचता है, ये जरूर से मेरा ही ऑरा होगा जो कि उसने सेंस किया होगा। लेकिन जब मैं डेमन सरफेसिंग चेन को पहन लिया हूँ अभी उसको मेरा ऑरा सेंस नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात अभी क्यों बता रहे हैं मुझे? क्या इसको ऑलरेडी पता है मेरा आइडेंटिटी के बारे में? फिर निंग कहता है, और इसी की वजह से मैं सिटी में गया था क्योंकि मैं उस डेमोनिक ऑरा को ढूंढ रहा था। ऐसा भी हो सकता है सिटी के अंदर कोई छुप के रह रहा होगा अपने डेमोनिक ऑरा को छुपा के। और मेनकड़ अभी सोचता है, चलो वे ठीक है, इसको अभी तक पता नहीं चला कि वो डेमोनिक ऑरा मेरा है। फिर निंग खड़ा हो जाती है और कहता है कि चलो फिर टाइम हो चुका है नहाने का, उसके बाद सोने का। और तभी मेनकड़ कहता है, सीनियर सिस्टर, मैं एक आदमी हूँ और ये अच्छी बात नहीं है, एक ही रूम में आप और मैं दोनों ही एक साथ ही सोंगे और मैं यहाँ पर रहते रहते आप नहा भी नहीं सकते कंफर्टेबली। लेकिन उसके पास निंग आ जाता है और कहता है कि तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुम आके मुझे हराओगे और मुझे अपनी वाइफ बनाओगे, लेकिन अभी पूरा अपोजिट तुम काम कर रहे हो, ऐसा क्यों? फिर मेनकड़ा बताता है, उस समय मैं बहुत ही यंग था और कुछ भी बकवास करता रहता था। सीनियर सिस्टर, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। और ये बात सुन के ऐसा लगता है कि निंग बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है, अच्छा तो ये एक सब कुछ नॉनसेंस था, चलो कोई बात नहीं, अगर क्या होगा कि तुम आज मुझे नहाने में मदद करो। और मेनकड़ भी कंफ्यूज था और कहता है, क्या नहाने में मदद करूं? फिर निंग अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहते, जूनियर ब्रदर प्लीज आप जाके गर्म पानी का इंतजाम कीजिए जहाँ पर मैं नहा सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है मेनकड़ बहुत सारा गर्म पानी लाके वहाँ पर इकट्ठा कर दिया था और निंग बाथरूम के अंदर चला जाता है नहाने के लिए और मेनकड़ बाहर ही बैठा हुआ था और ऐसे ही बहुत ही शांत माहौल था। लेकिन यहाँ पर मेनकड़ सोच रहा था, प्लीज अभी डॉग में बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होना, अगर यहीं पर ही डॉग में ट्रांसफर हो जाऊंगा तो फिर मेरा गेम एंड हो जाएगा। ये निंग का बच्ची बहुत ही खतरनाक है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कभी मुझे जान से बात नहीं की बात करती है और कभी कभी तो इतना प्यार से बात करती है कि मेरा दिल भी फिसल जाता है। और वहाँ से निंग कहता है, जूनियर ब्रदर है, अभी तक आप क्या क्या सीख चुके हो आउटर डिसिपल रह के? और फिर मेनकड़ा बताता है, सीनियर सिस्टर आपको जैसे पता ही होगा हम लोग आउटर डिसिपल है और आउटर डिसिपल को कोई खास सिखाता भी नहीं है। और निंग कहता, हाँ मैंने ये सुना था, लेकिन तुम नहीं चाहते तुम कुछ ज्यादा सीखो तो फिर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें सिखाऊं? और मेनकड़ा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो झाँक के उसे देख लेता है और कहता है, लेकिन सेट के रूल के हिसाब से कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता किसी से भी। फिर निंग कहता है, जूनियर ब्रदर आपने कुछ ज्यादा देख नहीं लिया? और फिर मेनकड़ा को होश आता है और कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इसलिए। फिर निंग बताता है, मैं तुम्हें प्राइवेट ट्यूशन नहीं दूंगा बल्कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा जिससे तुम थोड़ा ताकतवर हो सको। जब हम कुछ दिन के बाद क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाएंगे तब तुम्हारे वजह से हमें पीछे ना रह जाओ, इसके लिए क्या तुम समझ गए? फिर मेनकड़ा कहता है, सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करो, अगर कोई पूछेगा भी तुम ये टेक्निक सब कहाँ से सीखे तो फिर मैं उनको बता दूंगा, मैं सूत्र पेब्लियम में गया था और वहाँ पर बहुत से स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहीं से मैं सीखा हूँ। और निंग कहता है, ये तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेनकड़ा तभी कुछ हो जाता है और जैसे ही देखता है उसका डॉग का ट्रांसफर होने की टाइम आ चुका था और उसके पीछे उसका पूंछ निकल चुका था और सोचता है, नहीं नहीं अभी नहीं, ये ऑलरेडी पूंछ निकल चुका है, मैं किसी भी वक्त ट्रांसफर हो सकता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ये पता ही था आज मैं ट्रांसफर होने वाला हूँ, इसलिए उस निंग को बताता है, सीनियर सिस्टर निंग पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही भूख लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ और कहीं पर नूडल्स खा के आता हूँ और उसी टाइम में आप नहा लीजिए। लेकिन निंग को डाउट होता है और मन में वो सोचता है, ये तो एक कल्टिवेटर है और बहुत सालों से ये कल्टिवेट कर रहा है, ये अभी तक अपने भूख को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ये बहुत ही अजीब है। फिर मेनकड़ तेजी से भागता है जैसे कि उसे 2 नंबर लगा है। फिर वो भागते भागते मार्केट एरिया में आ जाता है और भाग ही रहा था तभी उसका हाथ भी ट्रांसफर हो जाता है एक डॉग के हाथ में, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और वो छत के ऊपर कूद जाता है और छत के ऊपर कूद के भाग जाता है और वो ऑलरेडी अभी तक पूरे डॉग में ट्रांसफर हो चुका था। और यहीं पर ये पार्ट का पहली सीरीज को खत्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा।